मॉर्निंग, बैठे प्लीज। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कंडक्टर के बारे में। वापस से रिकॉल करते हैं, फटाफट से कनेक्ट करते हैं चीजों को। मैं आपको इस तरह बता रहा था कि कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर। और सारा खेल इस बात का है कि जिसमें जितने ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे उतना अच्छे से कंडक्ट करेगा। कंडक्टर बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हैं, सेमीकंडक्टर हल्का हल्का कंडक्ट करते हैं, और इंसुलेटर बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करते हैं। आपने बताया था कि सारे जो मेटल्स होते हैं आपके, कॉपर, सिल्वर, जिंक, ये सब क्या होते हैं? अच्छे कंडक्टर होते हैं। कोई भी कंडक्टर कितना भी अच्छा कंडक्टर होगा, लेकिन उसमें अपने आप करंट नहीं चलेगा। करंट चलाने के लिए आपको बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको इंटरनल फिनोमेना बताया था कि अपने आप करंट क्यों नहीं चलता है और बैटरी लगाने के बाद करंट क्यों चलने लगता है, उसका इंटरनल हमने बातें डिस्कस की थी। और इस सब डिस्कशन के दौरान मैं आप लोगों को कंडक्टर के बारे में करीब 10 पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। छोटी छोटी बहुत सारी बातें आ गई थी, किसको ऑर्डर भी याद करना है, डिपेंडेंसी वगैरह भी आपको याद करनी है, वो सब हमने कर लिया था। फाइनली हम लोग ये बात कर रहे थे कि किसी भी कंडक्टर में जब हम बैटरी लगाते हैं तो करंट फ्लो शुरू हो जाता है, चार्ज का फ्लो शुरू हो जाता है, लेकिन इजी गोइंग की स्ट्रगल, इजी गोइंग या स्ट्रगल, स्ट्रगल। और स्ट्रगल का नाम क्या दिया था? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया था आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। आर की वजह से रो है कि रो की वजह से आर है? रो इज द करेक्टरिस्टिक, रो इज द बिहेवियर, रो इज द स्टाइल ऑफ मेटल, और उसकी वजह से आपके कंडक्टर में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। ये हमारी बात हो गई थी। फॉर्मूला आ चुका है आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। अब आज के लेक्चर में हमें उसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को आगे बढ़ाना है, वो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। आज का ही पूरा डिस्कशन जो है वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या बोला गया है? इन कंडक्टर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंडक्टर में कांस्टेंट टेम्परेचर रखा जाए तो V प्रोपोर्शनल टू I मिलता है। ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये कंक्लूजन निकाला कि अगर आप कंडक्टर लेते हैं और उसका टेम्परेचर आप फिक्स कर देते हैं, कंडक्टर और टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं, तो वोल्टेज एंड करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब वोल्टेज डबल, करंट डबल। वोल्टेज आधा किया, करंट भी आधा होगा। वोल्टेज 5 टाइम्स किया तो करंट भी 5। ऐसा इनको एक्सपेरिमेंटली मिला। इन्होंने क्या कंक्लूड कर दिया कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और बच्चे एक बार बताओ यार, अगर दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका रेशियो विल बी वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। अगर आप कह रहे हैं कि वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट मींस व्हाट? आई थिंक वी और आई का रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और वी और आई का रेशियो तो क्या होता है? आर। आर इज कांस्टेंट। दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो अगर ओम्स लॉ की, अगर मैं बिल्कुल थीम की बात करूं, तो ओम्स लॉ में सिर्फ एक ही लाइन बोला गया है कि मेटल में टेम्परेचर फिक्स कर देंगे, मेटल में, कंडक्टर में टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा। इतनी सी बात बोली गई है। तो चलिए, आप बोल रहे हैं कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो भाई अगर V प्रोपोर्शनल टू I है, तो अगर मुझे कोई कहेगा भाई ग्राफ बना, ग्राफ बना, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और हाँ, हम चाहे तो यहाँ पर I यहाँ ले लें और V यहाँ ले लें, तो भी ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। बच्चों, मान लेते हैं ये एंगल है φ1, मान लेते हैं एंगल है φ2। आप सब जानते हैं यहाँ पर स्लोप कितना हो रहा है? tan φ1, एंड यू नो स्लोप इज गोइंग टू बी V अपॉन I। स्लोप इज dy by dx, दैट इज V और I, एंड V और I इज R। तो यानी कि यहाँ पे क्या निकला है? R इज tan φ1। इधर आइए इस वाले में, हियर tan φ2 वी आर गेटिंग इज I और V। कम ऑन, tan φ2, slope is tan φ2, and again slope is going to be dy by dx, so what I'm getting? I or V, and I or is not R, that is 1 by R। तो बच्चे क्या रहा? tan φ2 is 1 by R। तो इसका मतलब क्या रहा? आज के बाद हम जब भी आपको V और I का कोई ग्राफ देंगे मेटल के बारे में, अगर मैं V और I का कोई ग्राफ दूंगा तो ग्राफ डेफिनेटली कैसा हुआ करेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ही होगा। मगर ध्यान दीजिए, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो कभी कभी रेजिस्टेंस बनेगा और कभी कभी 1 बाय रेजिस्टेंस बनेगा। अब यार वो कब क्या बनेगा वो हम आपको बताएंगे नहीं, आपको खुद देखना है कि V कहाँ है और I कहाँ है। अकॉर्डिंगली आपने खुद ने डिसाइड करना है कि जो भी स्लोप है वो R बनेगा कि 1 बाय R बनेगा, वो आपको अपने लेवल पे डिसाइड करना है, ये देखते हुए कि V कहाँ पर है और I कहाँ पर। कर सकते हैं इतना तो? चलिए एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम का। लिखे हैं फॉर टू मेटल्स, दो अलग अलग मेटल्स हैं बच्चे, और हमें बोला गया है कि दो मेटल्स के लिए I और V का ग्राफ ये है।
लेट 1, लेट दिस 2। दो डिफरेंट मेटल हैं, दोनों के लिए वी और आई का ग्राफ ये दिखाया गया है, और बस ग्राफ देख के हमें पूछ रहा है कि बताइए कि R1 R2 किसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा है। आइए डिसाइड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है बच्चे को, क्या 10 phi 2 इज मोर देन 10 phi 1? ऑब्वियसली स्लोप। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्लोप किस बात को शो कर रहा होगा, आर या 1/r? 1/r, बिकॉज यू आर हैविंग आई हियर ना, सो दैट इज गोइंग टू बी 1/r। तो क्या हो गया बच्चे, 1/r2 इज मोर देन 1/r1, सो वी गेटिंग R2 लेस देन R1। यानी कि ग्राफ देखकर मैं डिसाइड कर पा रहा हूं कि दोनों मेटल में से R2 कम है और R1 ज्यादा है। मुझे थोड़ा सा बताइए, अगर यहाँ V लिखा होता और यहाँ I लिखा होता तो शायद आंसर उल्टा आ जाता, क्योंकि तब स्लोप क्या बन रहा होता, R बन रहा होता। तो इस तरह से, तो ये बात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपको जब भी इस तरह ग्राफ दिया जाएगा तो आप ये बात जरूर नोटिस करना कि V कहाँ है और I कहाँ है, ताकि आप सही से डिसाइड कर पाए। कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, हम लोग बोल रहे थे ओम्स लॉ के बारे में। क्या आप देख रहे हैं ओम्स लॉ में वी और आई का ग्राफ लीनियर ग्राफ आ रहा है ना? यस। तो ध्यान दीजिए, जो भी डिवाइसेस, जो भी सर्किट्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर डिवाइस या लीनियर सर्किट या ओमिक सर्किट। सुन रहे हैं, लीनियर डिवाइस या ओमिक डिवाइस बोल सकते हैं उनको, ठीक है। और जो जिनका करेक्टरिस्टिक ऐसा नहीं आता है उनको क्या बोल देंगे, नॉन ओमिक। आप तो डायोड पढ़ चुके हैं ना, पी एन डायोड कैसा करेक्टरिस्टिक है, ऐसा है कि नॉन लीनियर? तो वो क्या है, ओमिक की नॉन ओमिक? आप लोग तो बीजेटी पढ़ चुके हैं, ट्रांजिस्टर बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ चुके हैं, ओमिक की नॉन ओमिक? क्या मैं बोल दूं जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस सब नॉन ओमिक है? वेरी गुड, सब लोग नॉन ओमिक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। फिलहाल हम तो मेटल की बात कर रहे हैं, हम तो कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो सब क्या है, ओमिक डिवाइस। क्लियर? तो सीधी सीधी बात याद रखो यार, जिसके बारे में व्यू का ग्राफ लीनियर होगा दैट इज ओमिक डिवाइस, और जिसके बारे में ग्राफ नॉन लीनियर होगा दैट विल बी नॉन ओमिक डिवाइस हो जाएगा। ये तो ओम्स लॉ के बारे में। अब आज का मुख्य मुद्दा शुरू होता है। आपने कल पढ़ा था रेजिस्टेंस वाज रो एल बाय ए। तो आज हमें पूरे लेक्चर में डिस्कस करना है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, कैसे डिपेंड करता है, उसके न्यूमेरिकल वगैरह कैसे होंगे, उस पर बात करनी। तो स्टार्ट करता हूं, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? नहीं, मेरी गाड़ी नहीं है। डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, बच्चों आपको पता है अपना फॉर्मूला था रो एल बाय ए। आज का पूरा डिस्कशन इसी पे जाने वाला है, सारे सवाल इसी पे होंगे। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है। ऑब्वियसली अगर मैं आपसे पूछूं क्या रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, तो जो जो फैक्टर फॉर्मूला में इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करना है। क्या क्या इन्वॉल्व है, लेंथ हाँ है, क्या क्रॉस सेक्शन में भी कर रहे हैं, यस। और रो, रो के चक्कर में आई थिंक दो फैक्टर आ जाएंगे, कौन कौन से, मेटल और टेम्परेचर। तो मुझे लगता है कुल मिला के चार फैक्टर हो गए, कौन कौन से, लेंथ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, और मेटल हो जाएगा, और टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर बात है ना? यस। हाँ ये तो हो जाएगा, लेकिन कुछ खास बातें कर लेते हैं। सुने, मान लीजिए आपने कहा कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बच्चों को पूछूंगा कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन है, तो क्या हो रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू एल। ये गलत भी हो सकता है, कैसे हो सकता है जरा कुछ बात करते हैं। आप लोग अभी ये फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना, देखो मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें, जानबूझ के ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई किया, जानबूझ के कर रहे हैं। दिस विल बी रो एल स्क्वायर एंड अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है? मुझे बताइए रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला भी सही है, और आई थिंक रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला भी सही है। मैथमेटिकल मैनिपुलेशन उसमें क्या गलत है यार? तो अगर मैंने कभी किसी को पूछा कि बता रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ क्या रिलेशन होता है, जो बच्चा यहाँ से जवाब देगा क्या बोलेगा, बोले सर आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है। किसने ये पकड़ लिया तो क्या बोलेगा, बोले नहीं नहीं एल स्क्वायर होता है। कौन सा सही है? दोनों सही है। याद आ गया, मैं कल कुछ बता रहा था आप लोगों को। फिजिक्स में ऐसा आपके साथ 50 बार होगा कि एक ही फिजिकल पैरामीटर के लिए आपके पास ज्यादा फॉर्मूला आ जाएंगे। तो जब भी आपको लॉजिकल डिसीजन लेने हो, डिपेंडेंसी तय करनी हो, रेशियो बनाने हो, तो आंख बंद करके किसी एक फॉर्मूला के पीछे मत जाए। ना तो हमेशा उसके पीछे जाए, ना हमेशा इसके पीछे जाए। सवाल में कहीं ना कहीं कुछ इशारा, कुछ हिंट छुपा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इशारा किया क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, तो क्या बोलना पड़ेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल। मैंने बोला वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो क्या बोलना पड़ेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। सुन लिया आप लोगों ने? कभी भी ऐसा फ्री स्टाइल सवाल नहीं आएगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ मैसेज छुपा होगा लैंग्वेज में। तो अकॉर्डिंगली फिर आपको सुटेबल आंसर मुझे देना है। और सुनिए, अभी लिखवा दूंगा मैं सिस्टमेटिक। ओके, बताइए अगर मैं कहता हूं कि रेजिस्टेंस का क्रॉस सेक्शन के साथ क्या रिलेशन है, आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। वो गलत भी हो सकता है, कैसे, ये देखिए, ऊपर नीचे ए का मल्टीप्लाई किया, ये क्या होगा बेटे, रो इनटू वॉल्यूम, और नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे, इफ अ मैसेज इज लेंथ इज कांस्टेंट डेफिनेटली 1/a।
इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट 1/a², दोनों अपनी अपनी जगह सही है। मैंने कभी वो यूज करना पड़ेगा और मैंने कभी ये यूज करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा है उसके हिसाब से हम लोग मिलजुल के तय करेंगे, कभी इससे आंसर देना पड़ेगा और कभी इससे भी आंसर देना पड़ेगा। चलो फटाफट से ये सब पूरा लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग खेलेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ। लेंथ पे डिपेंड करने की बात हो गई है, मैं इसमें वापस सारी बातें लिख देता हूं। फर्स्ट, area is constant. If area is constant, I am using rho L by A. So I am having R proportional to L. जिनको लिखना है लिख लें प्लीज, जिनको जो ठीक लगता है लिख लें, उसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट अगर मैसेज है, then definitely I am using rho L square upon volume. So we are getting R proportional to L square. लेंथ पर डिपेंडेंसी के दोनों फॉर्मूला हो गए। और आइए क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन ए, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करना है। अगेन दोनों रिलेशन लिख देता हूं मैं। फर्स्ट, इफ L कांस्टेंट तो R इज रो L by A, वी आर हैविंग R प्रोपोर्शनल टू 1/A। क्या मैं इसको 1 रेडियस स्क्वायर पे लिख दूं ना, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया पाई R स्क्वायर, जानबूझ के लिख दिया मैंने इसको, तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा, इफ वॉल्यूम कांस्टेंट, दिस टाइम आई एम यूजिंग R रो वॉल्यूम अपॉन A स्क्वायर। देख रहे हैं, इस बार मैंने जानबूझ के वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज किया है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट का मैसेज है। सो दिस टाइम वी हैव R प्रोपोर्शनल टू 1/A स्क्वायर। इज इट 1 रेडियस 4? A स्क्वायर है ना बेटे, तो क्या हो जाएगा, रेडियस 4 हो जाएगा। सिंपल है, ये भी कर सकते हैं। और आइए तीसरा पैरामीटर मेटल एंड फोर्थ पैरामीटर इज टेम्परेचर। और आई थिंक ये दोनों किसकी वजह से हैं, क्या रो की वजह से हैं? तो बच्चों मैंने पूरी लिस्ट बनाई है आपके सामने कि हमारा जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, क्या क्या रिलेशंस होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने इकट्ठा की है। अब इसको यूज करके हमें क्वेश्चन करने हैं, लिख लीजिए जो ठीक लगे। बढ़े आगे, चलिए। तो बच्चों को ये सब आपको पहले से भी पता होगा, मैंने सब लिस्ट बना के दिया है। हाँ, अब हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, मैंने आपको बोला कि किस पे से डिपेंड करेंगे, फॉर्मूला ये सब हो गए। यार आप सब लोगों को फॉर्मूला याद होता है ना, रो एल बाय, ये एल क्या है, लेंथ मैंने यहाँ लिखा है। अब देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हमारा जो मेटल का जो रेजिस्टेंस वो चार बातों पर डिपेंड कर रहा है। जरा सोचिए, अगर चारों बातें फिक्स कर दी जाए तो रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा। चारों बातें फिक्स कर दी जाए तो रेजिस्टेंस भी फिक्स हो जाएगा। कॉपर का ब्लॉक, कॉपर कॉपर बोल दिया तो शायद मेटल फिक्स हो गया, कॉपर मेटल फिक्स हो गया। मैं और ये आपके सामने तो आई थिंक इसका लेंथ डायमेंशन भी फिक्स है, अब तो कुछ चेंज नहीं होगा। कॉपर का ब्लॉक कॉपर फिक्स हो गया, और ये आपके सामने तो लेंथ डायमेंशन भी फिक्स है। मैं आपसे कह रहा हूँ मैं इसका टेम्परेचर भी फिक्स कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ सब छोड़ दो, इसका टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। आई थिंक सब कुछ फिक्स हो गया। बोलिए इसका रेजिस्टेंस वेरिएबल की फिक्स, सिंगल या मेनी रेजिस्टेंस? स्टिल दिस ब्लॉक कैन हैव मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, ये सीखना है आपको। यस, ये सीखना है, ध्यान दीजिए। सिंगल मेटल ब्लॉक कैन हैव मेनी डिफरेंट रेजिस्टेंसेस डिपेंडिंग ऑन टर्मिनल पॉइंट्स कौन से हैं, वो समझिए आप। ध्यान दीजिए, हम सब आप सबको ये फॉर्मूला याद होता है, रो एल बाय। सब बच्चे एल को क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं। लेंथ इज नॉट द प्रॉपर वर्ड, प्रॉपर वर्ड है ही नहीं है, ठीक है। बुक्स वगैरह में सब जगह एल बोलते हैं, मैं भी लेंथ बोल दिया, सही वर्ड नहीं है लेंथ। एक्चुअल क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो ना, आपने कल फॉर्मूला बनाया था ना, कुछ इस तरह का सीन था। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, जिन दो पॉइंट के बीच में हम लोग स्टडी करते हैं, या जिन दो पॉइंट पे हम लोग बैटरी अप्लाई करते हैं, या जिन दो पॉइंट पे तार लगा होता है, वो देसी लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जिन दो पॉइंट पे तार लगा होता है उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है। तो मेक श्योर तुम्हारे फॉर्मूला में जो एल है ना, वो टर्मिनल पॉइंट्स का सेपरेशन होगा, वो हमेशा क्या रहेगा, टर्मिनल पॉइंट का सेपरेशन होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके ऑब्जेक्ट का बड़ा लेंथ है कि छोटा लेंथ है कि मीडियम लेंथ है, अपनी नजर हमेशा किस पे होनी चाहिए, टर्मिनल पॉइंट्स कौन से हैं, और टर्मिनल पॉइंट का जो सेपरेशन होगा वो किसका रोल करेगा, एल का रोल करेगा, एक बात। दूसरी बात, जो टर्मिनल पॉइंट जहां पर जुड़ा हुआ है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, उसका जो परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, किसका रोल करेगा, ए का रोल करेगा। और अगर आपको ये बात समझ में आती तो भाई, जैसे मान लीजिए ये कॉपर का ब्लॉक है,
मैंने आप सबको एक कॉपर का ब्लॉक दे दिया और मैंने आपसे बोला कि यार इसका रेजिस्टेंस पता कर दो, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो, और हाँ मैंने बताया नहीं कहाँ पे, तो पता है सब बच्चे इसका अलग अलग आंसर दे सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए, मान लीजिए आपने तार यहाँ लगा दिया, अगर आपने तार यहाँ लगा दिया तो आई थिंक आपकी टर्मिनल पॉइंट ये होगा, आई थिंक एल ये होगा, और ए एरिया क्या ये होना पड़ेगा? यस, तो ये अपना रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके बता देंगे। मान लीजिए कोई दूसरा बच्चा है, इन्होंने तार यहाँ लगा दिया, क्योंकि मैंने तो बताया नहीं था ना कहाँ पे रेजिस्टेंस निकालना, मैं क्या बोला, रेजिस्टेंस बता दूंगा, मुझे बताना चाहिए था किस जगह रेजिस्टेंस बताओ, मैंने नहीं बताया। तो मान लीजिए दूसरा बच्चा ने यहाँ तार लगा दिया, यहाँ और यहाँ, तो बोलिए क्या एल ये होगा? एल ये होगा, और एरिया क्या ये होना पड़ेगा? और जब ये अपना रो एल बाई गिनेंगे तो आंसर वो आएगा कि डिफरेंट आएगा, डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, कोई तीसरा बच्चा ने यहाँ तार लगा दिया, यहाँ तार लगा दिया इस जगह, तो आई थिंक ये एल होगा, और ये क्या हो जाएगा बेटे, ए हो जाएगा। आंसर वो आएगा कि अलग आएगा, अलग आएगा। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए कि इसी सिंगल मेटल ब्लॉक का रेजिस्टेंस सिंगल वैल्यू और मेनी वैल्यूज, मेनी डिफरेंट वैल्यूज डिपेंडिंग ऑन टर्मिनल पॉइंट कौन से ले रहे हैं। मुझे तो लगता है जब तुम फॉर्मूला लगाने बैठोगे ना रो एल बाय, उसके पहले आपको टर्मिनल पॉइंट फाइनलाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आज मैं आपसे कहूं कि यार मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, जरा बताओ इसमें एल क्या कितना लूं, तो पता है आपको पहले जानना पड़ेगा कि भाई पहले बताओ कि स्टडी कहाँ पे कर रहे हो। अगर यहाँ तार लगाओ तो एल अलग आएगा, यहाँ पे तार लगाएंगे तो एल अलग आएगा, और यहाँ तार लगे तो एल अलग आएगा। और अगर सब जगह एल अलग अलग आएगा, सब जगह एल और ए अलग अलग आएगा, तो सब जगह आंसर भी अलग अलग आएगा। तो मेक श्योर क्या मैं कह दूं आज, single metal block can have single value of resistance या many different resistances depending on terminal point। अपनी इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सुनिए। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेसिकली। मान लीजिए कोई मेटल की प्लेट हमारे पास है, जैसे ब्रेड का स्लाइस होता है ना, ऐसा समझ लीजिए। ये देखिए कोई मेटल की प्लेट है बच्चे मेरे पास, और मैंने इसमें बैटरी लगा दी है। डायग्राम 1, डायग्राम 2। सिचुएशन समझिए, दोनों डायग्राम में सेम मेटल की प्लेट है, दोनों डायग्राम में सेम बैटरी है। आई थिंक कनेक्शन का स्टाइल सेम की डिफरेंट डिफरेंट। आई थिंक अब तो टर्मिनल पॉइंट समझ में आने लगे। हाँ, यहाँ जो टर्मिनल पॉइंट है क्या वही टर्मिनल पॉइंट वहां की अलग है? अलग है। एग्जाम में मुझसे क्या कहा गया, ये दोनों फोटो छाप दिए एग्जाम में। एग्जाम में लैंग्वेज वाज कि इधर इस प्लेट का रेजिस्टेंस R1 है, और उधर उसी प्लेट का, अगला बहुत एम्फेसाइज कर रहा है कि उसी प्लेट का रेजिस्टेंस R2 है। बोला गया कि R1 R2 में कौन कम या कौन ज्यादा होगा, ये दोनों बराबर होंगे। अब ध्यान दीजिए गलतफहमी कहां से आ जाती है, बार बार बोल रहा है वही प्लेट वही प्लेट, तो अगर दिमाग में ये भरा हुआ है कि वही प्लेट का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम हो जाएगा, तो गलत आंसर हो जाएगा। हाँ, बात वही है कि प्लेट वही है, दोनों फोटो में ब्लॉक वो का वही है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट तो अलग है। और मुझे तो आपसे कहना चाहिए ऑब्जेक्ट मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है टर्मिनल पॉइंट कौन से है। सारा खेल कौन ऑपरेट करेगा, टर्मिनल पॉइंट कौन से हैं। और अब तो समझ में आता है, तो आप मुझे बताइए इस केस में एल कौन होगा, क्या ये, और एरिया क्या इतना सा होगा? इस केस में एल क्या इतना सा होगा, और ये क्या होगा बेटे, एरिया होगा। मानते हैं आप लोग इस बात को? यस। तो डेफिनेटली दोनों केस में एल और एस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है, डिपेंडिंग ऑन टर्मिनल पॉइंट। तो दोनों केस में रेजिस्टेंस भी अलग अलग आएगा। यस। मैं तो कैलकुलेशन में नहीं करना था, डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। यस। आई थिंक बताइए इस डस्टर को मैं यूं पकड़ूं कि यूं पकड़ूं कि यूं पकड़ूं, वॉल्यूम तो वही रहेगा ना, डस्टर वही है। अगर यूं पकड़ूंगा तो भी वॉल्यूम वही है, यूं पकड़ूंगा तो भी वॉल्यूम। तो बोलिए दोनों जगह में क्या प्लेट का वॉल्यूम तो वही है, और प्लेट का वॉल्यूम वही है, मुझे समझ में आता है दोनों जगह पे वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम सेम में रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर। तो जिस केस में लेंथ ज्यादा बन रही होगी, क्या उस केस का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? आई थिंक फोटो देख के पता लग रहा है, आई थिंक यहाँ पर लेंथ ज्यादा है, वहां पर लेंथ कम है। तो यार हमें दिख रहा है कि L1 इज मोर देन L2, तो बोलिए क्या मैं कह दूं R1 इज मोर देन R2। सो व्हाट डज इट मीन, वही प्लेट डायग्राम 1 में कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, और वही प्लेट डायग्राम 2 में ज्यादा सॉरी, वही प्लेट डायग्राम 1 में ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, और वही प्लेट डायग्राम 2 में कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। प्लेट वही है फिर भी रेजिस्टेंस अलग अलग है, क्यों ऐसा हुआ? टर्मिनल पॉइंट। सारा खेल किसके हाथ में है? टर्मिनल पॉइंट। एक बार टर्मिनल पॉइंट फाइनलाइज करना आ जाएगा तो सारा काम कर सकते हैं। लिख लीजिए, ठीक लगता है?
अपने नीट का क्वेश्चन देखते हैं। टू स्क्वायर प्लेट्स सेम मेटल सेम थिकनेस। एग्जाम में ये फोटो दिया गया था, मैं बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए बेटे, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बोलूं मैं? इधर आ जाए। यस, चलो सुनो फटाफट सुने। यस, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्या क्या मैसेज है? टू स्क्वायर प्लेट्स हैं, बोलिए। और हाँ, ये डायग्राम भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। क्या देख रहे हैं? सामने से भी स्क्वायर शेप की प्लेट है और सामने से ये भी स्क्वायर। हाँ, इसका स्क्वायर का साइड शायद ए है और इसके स्क्वायर का साइड शायद 2 है। ये दिख रहा है आप लोगों को? और टर्मिनल पॉइंट भी शायद दिख रहे होंगे। कनेक्शन दिख गया तो टर्मिनल पॉइंट भी दिख रहा है। ओके, ये सब दिया गया। और क्या बोल रहा है? दो स्क्वायर प्लेट है, हाँ है। सेम मेटल है और सेम थिकनेस है। सेम मेटल है, कुछ मैसेज मिला? दोनों का रो सेम होगा, क्योंकि कल अपनी बात चल रही थी रो इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। यस, सेम मेटल का मैसेज, दोनों का रो कैसा है? सेम है। दोनों का थिकनेस भी सेम है। थिकनेस कितना है ये तो नहीं बोला, लेकिन सेम है। तो मान लेते हैं बेटे इसकी थिकनेस है टी, तो क्या इसका थिकनेस भी टी लेना पड़ेगा? वैल्यू तो नहीं दिया, लेकिन सेम बोल दिया तो टीओटी ले दी। यस, एग्जाम में बोला गया कि इस प्लेट का रेजिस्टेंस है R1 और इस प्लेट का रेजिस्टेंस है R2। बोला किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? फिर वही बात, बच्चे के दिमाग में क्या भरा हुआ है? साफ साफ दिख रहा है ये छोटी प्लेट है और साफ साफ दिख रहा है वो बड़ी प्लेट है। तो कहीं ना कहीं माइंडसेट होता है बच्चों का कि छोटी चीज का रेजिस्टेंस कम होगा, बड़ी चीज का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर दुनिया में ऐसा नियम चलता होता तो फिर सेम चीज का तो सेम होना चाहिए था। तो आज के बाद फाइनल सुन ले, छोटी चीज बड़ी चीज सेम चीज सब बकवास। सब बकवास, काम की बात टर्मिनल पॉइंट्स। छोटी चीज बड़ी चीज सेम चीज सब बकवास, काम की बात टर्मिनल पॉइंट्स। हमेशा टर्मिनल पॉइंट्स को नोटिस करें। छोटी चीज का रेजिस्टेंस बड़ी से ज्यादा भी आ सकता है, छोटी चीज का रेजिस्टेंस बड़ी से कम भी आ सकता है, और इवन छोटी बड़ी चीज का रेजिस्टेंस सेम भी आ सकता है। सारा खेल कौन ऑपरेट करेगा? टर्मिनल पॉइंट। तो आओ जरा हेल्प करो मेरी, आओ बच्चों। R1 बनवाएंगे? R1 कम ऑन। यस, रो एल बाय ए, रो एल बाय ए, रो एल की वैल्यू बोलिए कम ऑन। ए, शाबाश। एरिया क्या ये चाहिए होगा? बोलिए क्या दिख रहा है? ए इंटू टी। शाबाश शाबाश, दिख रहा है सब लोगों को? ए और ए उड़ा दिया मैंने, आई एम गेटिंग रो बाय टी। R2 बनाएंगे मेरे लिए, R2 कम ऑन, रो इंटू एल। एल की वैल्यू 2 है, दिख रहा है ना साफ साफ? क्योंकि अब तो आपको टर्मिनल पॉइंट देखना आ गया। एरिया कितना होगा बेटे? ये होगा 2a इंटू टी। 2a और 2a काट दिया, रो बाई टी। और आप देख रहे हैं क्या खास हो गया आज? यस, छोटा प्लेट बड़ा प्लेट, उसके बावजूद भी रेजिस्टेंस सेम। दोनों प्लेट सेम हैं, उसके बाद भी रेजिस्टेंस अलग। तो मैसेज इज, छोटा प्लेट बड़ा प्लेट सेम प्लेट सब बकवास, काम की बात। बना के देखिए, टर्मिनल पॉइंट देखिए, हमेशा नोटिस करिए एल कहाँ है, ए क्या है। छोटी चीज का रेजिस्टेंस बड़ी चीज से कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, बराबर भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमेशा टर्मिनल पॉइंट को नोटिस करना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखते जाएं, नॉन स्टॉप काम होगा। किसी को कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। बढ़े आगे, सब बच्चे कंफर्टेबल हैं? कोई बात कंफ्यूज करे तो पूछ सकते हैं हम मुझसे, ठीक है? मेटल ब्लॉक, डायमेंशन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। फोटो बना देता हूं। बुक में तो फोटो नहीं, लेकिन आपको विजुअलाइज कराने के लिए मैं फोटो बना रहा हूं। ओके, मेटल ब्लॉक है जिसकी 3 डायमेंशन क्या है? 1, 1 एंड 100। क्या लगता है कैसा मेटल ब्लॉक है, क्यूब या क्यूबॉइड? ऑब्वियसली डायमेंशन देख लो ना, 1, 100 क्यूबॉइड हो गया। और अगर ये क्यूबॉइड है तो नोटिस करिए, क्या आप मुझे फोटो में डायमेंशन लिखवा सकते हैं? ऑफ कोर्स। बोलिए कितना हो रहा होगा? 100। ऑब्वियसली यार 100 ही हो रहा होगा। और बेटे ये कितना हो रहा होगा? 1। और ये भी कितना हो रहा होगा? 1। कॉमन सेंस की बात है तो हो गया। यस, क्या आप देख रहे हैं इस कीबोर्ड में 6 फेस हैं? 6 में से ये दोनों तो स्क्वायर फेस हैं। कम ऑन, ये दोनों तो स्क्वायर फेस हैं और बाकी 4 क्या स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फेस है? रेक्टेंगुलर, कॉमन सेंस की बात है। अब अगर हमसे कहा जा रहा है, दो सवाल मारते हैं। कभी बोलेगा कि स्क्वायर फेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताइए, कभी बोलेगा रेक्टेंगुलर फेस का रेजिस्टेंस बताइए। आओ
स्क्वायर फेस पे रेजिस्टेंस लिखने जा रहे हैं स्क्वायर फेस, कम ऑन, स्क्वायर फेस। अगर उसने बोल दिया स्क्वायर फेस तो बताइए तो क्या इनडायरेक्टली टर्मिनल पॉइंट मेंशन हो गए? यस, ये समझना पड़ेगा, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तो नहीं बोला कि इनडायरेक्टली, शायद आप यहाँ काम करने की बात कर रहे हैं। ठीक बात है, चलो लिखवाओगे मुझे, रो एल बाय लिखवाओगे? यस, अब तो सब आता है ना अपने को, बोलिए, बोलो बच्चे, रो एल की वैल्यू 1 या 100? अच्छा, सबसे बड़ा डायमेंशन लेना होता है क्या? हाँ, बड़ा डायमेंशन छोटा डायमेंशन सब बकवास, टर्मिनल पॉइंट के बीच का सेपरेशन जो भी हो लूंगा, चाहे वो ऑब्जेक्ट की, आपके ऑब्जेक्ट की बड़ी लेंथ हो, चाहे वो आपके ऑब्जेक्ट की छोटी लेंथ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल क्या ले लें? 100 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा। अपॉन एरिया बोले तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे। अगर मुझे कभी आपसे कैलकुलेशन करवाना होगा तो मैं आपको रो का डेटा दे दूंगा, कुछ भी लिख के दूंगा, तो आप मल्टीप्लाई करके मुझे फर्दर आंसर दे सकते हैं। आइए, मैंने बोला यार रेक्टेंगुलर फेस पे बता दो, रेक्टेंगुलर फेस के दो पेयर्स यहाँ पे हैं, चलो अपन मान लेते हैं इस टॉप और बॉटम के बीच में बात कर रहे हैं, है ना? अब तो लिखवा सकते हैं मुझे, वापस से रो एल बाय सेट करा दीजिए। रो तो रो है, एल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर, शाबाश। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1 सेंटीमीटर इंटू 100। क्या लगता है आपको, दोनों रेशियो सेम आएंगे क्या? सेम या अलग अलग? नहीं, अलग क्यों, ऑब्जेक्ट तो वही है। हाँ शाबाश, ऑब्जेक्ट तो वही है, फिर अलग क्यों? टर्मिनल पॉइंट, वही मैसेज बार बार देना है। हाँ ऑब्जेक्ट वही है भाई, लेकिन तू बार बार टर्मिनल पॉइंट चेंज करेगा, तो जब जब तू टर्मिनल पॉइंट चेंज करेगा तब तब तेरा रेजिस्टेंस भी अलग 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 आता जाएगा, क्योंकि टर्मिनल पॉइंट फाइनलाइज होने के बाद ही एल और ए तय होते हैं, और उसके बाद ही रेजिस्टेंस तय होता है। डेफिनेटली अलग अलग आएगा। और आपने अगर मुझे कैलकुलेशन कराना तो मैं आंसर बनवा सकता हूँ। क्या आप मुझे डायरेक्ट कॉमन सेंस से बताएंगे कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, स्क्वायर या रेक्टेंगल? स्क्वायर। क्या इसके लिए कैलकुलेशन की आवश्यकता है क्या? नहीं है, नहीं है, कॉमन सेंस क्या चलना चाहिए, इधर बात कर चाहे उधर बात कर, वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। बोलिए किसके मामले में लेंथ ज्यादा है, रेक्टेंगल के मामले में, स्क्वायर के मामले? स्क्वायर के मामले, तो वहीं पे आपके दिमाग में चलना चाहिए ये लेंथ ज्यादा, तो जिसके मामले में लेंथ ज्यादा, क्या उसी के मामले में रेजिस्टेंस ज्यादा? तो आप तो डायरेक्ट बोलना चाहिए, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है एग्जाम में। सिखाने के लिए मुझे कैलकुलेशन भी बतानी है, लेकिन एग्जाम में अगर मुझे पूछोगे कि रेजिस्टेंस कहाँ पे बढ़िया मिल रहा है कहाँ पे कम मिल रहा है, तो मैं डायरेक्ट चेक कर सकता हूँ। कर सकते हैं ना? चल लिख दीजिए जो भी है। बड़े आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कोई मेटल का ब्लॉक है बेटा, फोटो बना लें जिनको बनाना है जल्दी से। एक मेटल का ब्लॉक है, और शायद आपको दिखता होगा, मैंने टर्मिनल पॉइंट्स के 3 सेट ले लिए इसमें। दिख रहा है, विजुअलाइज हो रहा है डायग्राम? डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बन पाया है, विजुअलाइज हो रहा है ना आपका प्रॉपर्ली? ओके। मुझे लगता है मैंने एक ही मेटल के ब्लॉक में टर्मिनल पॉइंट के 3 सेट ले लिए भाई, है ना? एक तो ए बी है, एक पी क्यू है, और एक एक्स वाई है। दिख रहा है बच्चों को? यस, हो गया। अगर मैं आज आपसे पूछता हूँ कि बताइए, अगर मैं तीनों जगह रेजिस्टेंस स्टडी करूंगा, रेजिस्टेंस सेम या डिफरेंट? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, रेजिस्टेंस सेम या डिफरेंट? डिफरेंट। अब तो समझ में आता है ना? डिफरेंट क्यों आ रहा है यार, चीज तो वही है। टर्मिनल पॉइंट, यही में से मुझे क्लियर करना है, चीज वही है, हाँ भाई होगी यार, तेरी चीज वही है, लेकिन टर्मिनल पॉइंट तो अलग अलग है ना। और जब जब टर्मिनल पॉइंट चेंज करेंगे तो आपका मामला चेंज होगा। और शायद आप समझ गए होंगे, अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू ना पूछ के सिर्फ ये पूछूं कि कहाँ पे बेस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, कहाँ कम मिलेगा, क्या सीक्वेंस दे सकते हैं? क्योंकि दिमाग में आ गया होगा टर्मिनल पॉइंट कुछ भी करिएगा, तीनों ही केस में वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम सेम बोले तो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो जिस केस में आपको लेंथ बेस्ट दिखती है उस केस का रेजिस्टेंस बेस्ट होगा। तो आई थिंक मुझे लगता है जो लेंथ का सीक्वेंस होगा क्या वही रेजिस्टेंस का सीक्वेंस हो जाएगा। क्या मुझे आप डायरेक्ट बोलेंगे लेंथ का सीक्वेंस, कम ऑन, लेंथ कौन सा बेस्ट है, बोलिए जल्दी से, चेक करके बोलना, मैं चेक नहीं करूंगा। पी क्यू से कम, जल्दी बोलिए। एक्स वाई उससे कम, चेक कर लिया आप लोगों ने। और मुझे लगता है भाई कि आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो मैं कहूंगा आर पी क्यू, आर एक्स वाई एंड आर ए बी, डायरेक्ट आंसर।
और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखो मुझे आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक नोट्स देना है, इसलिए मैं इतना लिख भी रहा हूँ। जैसे एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आपको लिखने में टाइम खराब नहीं करना है, वही बत्ती जलनी चाहिए। समझ में आता है क्या? मुझे लगता है आपको फोटो में ही काम करना चाहिए, मुझे आपको नोट्स देने हैं, थोड़ा लिख रहा हूँ मैं। इतना टाइम वेस्ट नहीं करना एग्जाम में, सीधा वही दिखना चाहिए कि यार लेंथ इस मामले में सबसे बढ़िया है, बस वहां रेशन बढ़िया है। इस तरह से आपको काम करना है। कर लेंगे बच्चे? चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मैनेज करने हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि आईआईटी में आया हुआ है, लेकिन वो क्वेश्चन लेना जरूरी है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, कुछ खास बात है उसमें। फोटो बहुत अच्छा नहीं बनेगा, थोड़ा संभाल लेना, वो मुश्किल सा फोटो है यार। दिखा? थोड़ा थोड़ा दिखा? हाँ, क्या है ये? डब्बा है, डब्बे में डब्बा दिख रहा है, ऊपर ब्लैक डब्बा और अंदर थोड़ा सा रेड कलर, दो डिफरेंट कलर यूज किया ताकि दिख जाएगा। फोटो मैंने बोल दिया बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा। और बच्चों मजे की बात यह है कि दो क्यूबॉइड हैं ये, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। और एग्जाम में क्या क्या बात थी, मान लेते ऊपर वाला कॉपर का है और अंदर वाला एफी का है, आ जाएगा समझ में? जो ब्लैक वाला बेटे वो किसका है? कॉपर मटेरियल है, और अंदर वाला रेड वाला क्या? एफी का। एग्जाम में पूरा लैंग्वेज था, अपन टाइम बचाने के लिए लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा? ठीक है, ओके। और हाँ, दिस वाज एल। और हाँ, ये जो साइड था ना, दिस इज दिस वाज ए सी यू एंड दिस साइड वाज ए एफ ई। आ जाएगा समझ में? देखो ना, जो कॉपर वाला जो ब्लॉक है बेटे, इसका साइड कितना दिया हुआ है? ए फोर साइड ए सी यू। और जो एफ ई वाला जो ब्लॉक है उसका साइड कितना है? ए एफ ई। आ जाएगा समझ में? दिख रहा है बच्चों को? और हाँ, लेंथ कितना है? एल है। क्लियर? ओके। ये सब दे दिया और हमसे एग्जाम में पूछा बताओ यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना होगा, और मिलजुल के कुछ तय करते हैं। और हाँ, ये सब सॉलिड है ना, ये सब सॉलिड है पूरा, होलो नहीं है, पूरा सॉलिड है। वैसे अजीब से क्या देख रहे हो, है ना? ये है। चलिए, अब आ जाए, कुछ बात कर लेते हैं। एग्जाम में तो क्या था कि बाकायदा डायमेंशन वैल्यूज दी हुई थी, हाँ, सब डेटा वगैरह दिए हुए थे। मुझे आपसे गुणा भाग नहीं कराना, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? और हमसे पूछा बच्चे कि बताइए यहाँ कितना रेजिस्टेंस होगा। इसका रेजिस्टेंस निकालना तो बड़ा आसान होता है, रो एल बाय ए, रो एल बाय। लेकिन आई थिंक लफड़ा पड़ गया, पूरे ब्लॉक का रो सेम की अलग अलग, अलग अलग। आई थिंक रो एफ ई अलग होगा और रो सी यू अलग होगा। तो मुझे लगता है यार, मुझे इसको दो मेंबर ट्रीट करना चाहिए। आओ बच्चे, दो मेंबर ट्रीट कर रहे हैं ना, तो आओ ऐसा करते हैं यार, अपन रो सी यू लिखते हैं या पहले रो एफ ई लिखते हैं। चलो हेल्प कर दो मेरी, आ जाएगा ना समझ में? मैं सिर्फ एफ ई ब्लॉक का रेजिस्टेंस लिखना चाह रहा हूँ, रो एल बाय लिखवाएंगे मुझे? सब सिखाया ना आप लोगों को? बोलो लिखवाइए, बोलिए रो एफ ई, एल की वैल्यू एल, कमान, और ए एफ ई का स्क्वायर। आ जाएगा समझ में? एग्जाम में बाकायदा डेटा थे इनके ना, इतना मिलीमीटर, इतना, जो क्या करेंगे गुणा भाग करके, ये हो गया। आओ, क्या रेजिस्टेंस कॉपर, कम ऑन, रेजिस्टेंस कॉपर लिखवाना है, तैयार करेंगे? बोलिए यस, रो कॉपर, रो कॉपर। और लेंथ, नहीं लेंथ एल तो उसमें था, इसमें हाँ, टर्मिनल पॉइंट, कम ऑन। और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट विल बी ए सी यू स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर। यस, अगर मैंने यहाँ सिर्फ ए सी यू स्क्वायर लिख के छोड़ दिया तो पता है उसका मैसेज क्या चला जाएगा? कि पूरा क्रॉस सेक्शन किसका है? केवल कॉपर का है। आई थिंक जब तुम कॉपर स्टडी कर रहे हो तो फिर एफी को भगाओ ना। अरे अगर आप कॉपर स्टडी करने बैठे तो फिर एफी को रखना है कि भगाना है? क्योंकि आप दोनों को सेपरेट स्टडी कर रहे हो ना। जब एफी को स्टडी कर रहे हो तो एफी का क्रॉस सेक्शन लो, और जब कॉपर को स्टडी कर रहे हो तो सिर्फ कॉपर का लो। तो कॉपर का क्रॉस सेक्शन वैसे तो ए सी यू स्क्वायर था, लेकिन उसके बीच में क्या फंसा हुआ है? एफ फंसा हुआ है ना, तो उसको रखना है कि भगाना है? भगाना है। तो हो गया। अब बेटे यहां से जो भी आएगा, अब आप तो जानते हैं, क्या देख रहे हैं, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, दोनों का फाइनल सेम, क्या दोनों पैरेलल? आंसर आ जाएगा जो भी आना होगा। यानी मुझे कहना है कि आर क्या होगा? आर सी यू पैरेलल आर एफ ई। कुछ समझ में आया है? कुछ लोग मुझे बहुत अजीब से देख रहे हैं, कुछ समझ में आया है ये सब क्या हो रहा है? ठीक है, गुणा भाग करने के बाद जो भी डेटाज आएंगे, कुल मिला के सीखने वाली बात है कि दोनों का पैरेलल ग्रुपिंग करेंगे और आंसर आ जाएगा। पैरेलल ही क्यों करेंगे पता लग रहा है? पैरेलल सर्किट वगैरह तो आपको पहले से थोड़ा बहुत आता ही है ना, आपको पता है पैरेलल कब बोलते हैं?
आई थिंक दोनों ब्लॉक का इनिशियल पोटेंशियल सेम और दोनों ब्लॉक का फाइनल पोटेंशियल भी सेम, तो ऑब्वियसली दोनों किस में हो गए, पैरेलल में, आंसर लाया जा सकता है। चलिए, तो अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, और अभी हम लोग उन पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सारी बातें चल रही है। देखो ना, कोई कोई क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपने वॉल्यूम कांस्टेंट वाला अप्रोच लिया था ना, क्योंकि आपको देख के पता लग गया था कि एक ही चीज है तो ऑब्वियसली वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। कई बार वॉल्यूम कांस्टेंट का इशारा हम कुछ स्पेशल वर्ड्स से आपको देंगे, स्पेशल वर्ड्स यूज करेंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, मान लीजिए बच्चे, अगर मैं किसी वायर को स्ट्रेच करूंगा तो वायर की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन वायर पतला भी तो हो जाएगा, वॉल्यूम चेंज की सेम सेम। अगर मैं किसी वायर को मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट कर दूं तो आई थिंक वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं किसी वायर को बेंड कर दूंगा तब भी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। कुल मिला के मुझे समझ में आता है, जब तक पूरा पूरा मटेरियल अपने साथ है, वायर का पूरा पूरा मटेरियल अपने साथ है, तो वॉल्यूम चेंज होगा कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, कभी भी हम सवाल में लिख के ये नहीं देते कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट का मैसेज हम आपको इनडायरेक्टली देते हैं। तो उन वर्ड्स को आप पहचान लीजिए। आज के बाद किसी क्वेश्चन में लिखा आ जाए स्ट्रेचिंग, कौन कौन से वर्ड है? स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, मोल्डिंग, कंप्रेसिंग, इस तरह के जब भी वर्ड्स आ जाए तो आप समझ जाइए मामला वॉल्यूम कांस्टेंट का। स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, मोल्डिंग, मेल्टिंग, कंप्रेसिंग, इस तरह की लैंग्वेज जब भी दिखेगी, बत्ती जलनी चाहिए कि भाई मामला वॉल्यूम वाला है। और मामला वॉल्यूम वाला है तो बोलिए आर प्रोपोर्शनल टू एल लेंगे या एल स्क्वायर लेंगे? एल स्क्वायर। 1/a लेंगे कि 1/a स्क्वायर लेंगे? 1/a स्क्वायर। 1/ रेडियस स्क्वायर लेंगे या रेडियस 4 लेंगे? ये बात पक्की हो गई है। जब जब आपको ये मैसेज मिलता है सवाल में, तो आपको ऑर्डिनरी रिलेशन यूज नहीं करना है, आपको स्पेशल रिलेशन पे जाना है। क्लिक हो जाएगा ये? चलिए यूज करते हैं इनको, लिखें क्वेश्चन। बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, by stretching a wire, length is increased by length is increased by 50%, 50%. Length is increased by 50%. Find percentage change. Find percentage change in its resistance. Percentage change in its resistance. आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल को पहचाने। आई थिंक बाय स्ट्रेचिंग लेंथ बढ़ा दी ना आपने, नई लेंथ कितनी होगी बेटे? एल प्लस या 0.5 एल? क्या नया लेंथ एक तरह से 1.5 एल हो गया? यस। सवाल को पहचानिए। देखो, मैं पुराने डेटा को बिना डैश के लिखूंगा, नए डेटा को हमेशा डैश के साथ लिखूंगा। क्या हो गया? नया लंबाई कितना हो गया? पुराना लेंथ एल था ना, रहा होगा कुछ एल, 50% बढ़ा दिया तो एल प्लस 0.5 एल, तो न्यू लेंथ इज 1.5 एल। और कैसे बढ़ाया लेंथ को? बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा वायर या बाय स्ट्रेचिंग? हाँ, आपने एक्स्ट्रा वायर जोड़ा नहीं है भाई साहब, आपने क्या किया? बाय स्ट्रेचिंग। और बाय स्ट्रेचिंग सुनते क्या बत्ती जल गई है? यस। बाय स्ट्रेचिंग सुनते ही पता लगा आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो बोलिए नया रेजिस्टेंस क्या सीधा सीधा बोल दो 1.5 टाइम्स या स्क्वायर टाइम्स? मेरा लॉजिक क्या बोल रहा है? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो लेंथ में जितना हुआ है ना वो रेजिस्टेंस में नहीं होगा, रेजिस्टेंस में उतना होगा, उसका स्क्वायर टाइम्स होगा, उसका स्क्वायर टाइम्स होगा। तो लेंथ 1.5 टाइम्स हुआ है ना, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस 1.5 टाइम्स नहीं होगा, उसका स्क्वायर टाइम। तो मैं डायरेक्ट छाप दूं 1.5 का स्क्वायर टाइम्स होगा। कम ऑन, एंड दैट इज मेकिंग 2.25 आर। तो बच्चे, अगर मैं बोलता कि नया रेजिस्टेंस बताइए तो आपका आंसर कितना है? 2.25 आर। लेकिन मैंने तो मांगा है परसेंटेज चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। कम ऑन, गेट द आंसर। बोलिए कितना आ रहा है, जल्दी बोलिए। हाँ, 125%। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, वी आर गेटिंग 125%। अगला क्वेश्चन। बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, by stretching a wire, length is increased by 20%. Length increased by 20%, 20%. Find percentage change in the resistance. Percentage change in resistance. Come on, get the answer. 30 सेकंड है आपके पास। Come on, get the answer. Very good. 44. एग्जैक्ट आ रहा है कि अप्रोक्स? Come on. एग्जैक्ट आ रहा है कि अप्रोक्सीमेशन करना पड़ा? श्योर बोलना, जल्दी बोल। अबे देखता रहता है शत्रुमुर्ग की तरह इधर।
सवाल बना बे, उधर नहीं बनेगा इधर बुला लूंगा तेरे को, जल्दी बना। कितना आ रहा है? नहीं एग्जैक्ट आ रहा है क्या अप्रोक्स? श्योर? कितना आ रहा है? 44। कितने बच्चों का आ चुका है? 44। वेरी गुड। चलिए 44 आ जाएगा ना यार। सुनो, लेंथ पहले कितना था बच्चे? एल था, 20% बढ़ाया यानी 0.12 बढ़ा दिया, न्यू लेंथ इज 1.2 एल ना, ये नया लेंथ हो जाएगा। एंड कैसे बढ़ा है? बाय एडिंग सम एक्स्ट्रा वायर या बाय स्ट्रेचिंग? और स्ट्रेचिंग सुनते आपकी बत्ती जल जानी चाहिए कि मामला वॉल्यूम कांस्टेंट का। तो बेटे मामला वॉल्यूम कांस्टेंट का था ना, इसलिए आपने क्या प्रोसीड किया? आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा? 1.2 टाइम्स या इसका स्क्वायर टाइम्स? स्क्वायर टाइम्स। तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 1.44 आर, ये आपका नया रेजिस्टेंस हो गया। परसेंटेज चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये छाप दूं डायरेक्ट, 44%। ऑब्वियसली एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 44%। कर सकते हैं बच्चा? चलिए ये भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर। पूरा कहानी क्या रहेगा? एक वायर का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर इज आर, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, तरह शॉर्ट में लिख दो, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस इफ। आइए, रेजिस्टेंस वायर अभी आर है, नया रेजिस्टेंस आर डैश निकालना है इफ। तो इसमें 2-3 अलग अलग सवाल करने जा रहे हैं हम लोग। शुरू करें? यस, आइए फर्स्ट लिखें, बाय स्ट्रेचिंग इट, बाय स्ट्रेचिंग इट लेंथ बिकम्स n टाइम्स, लेंथ बिकम्स n टाइम्स, लेंथ को n टाइम्स किया है। एल डैश पहले एल रहा होगा, अब कितना कर दिया? n टाइम्स nl कर दिया है। कैसे? एक्स्ट्रा वायर या स्ट्रेचिंग? कुछ बत्ती जल गई होगी, बोले बच्चे किससे बात करें, एल या एल स्क्वायर? शाबाश, एल से बात नहीं करना, एल या एल स्क्वायर? एल स्क्वायर से। तो बोलो बच्चे, क्या मैं डायरेक्ट बोल दूं आर डैश इज n टाइम्स या n स्क्वायर टाइम्स? ये आपका आंसर हो गया। नीट 17 का क्वेश्चन है ये, पुराने पेपर में मिल जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन। और मैं फिर कहूंगा कि मुझे आपको सिस्टमेटिक नोट्स देने हैं, इस चक्कर में इतना लिखना पड़ता है। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, उधर तुरंत बत्ती चलनी चाहिए। स्ट्रेचिंग वॉल्यूम कांस्टेंट आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो जो लेंथ में होगा उसका स्क्वायर टाइम मेरे साथ होगा। सुन रहे हैं आप लोग? यस। आओ वर्बली बात करें। बाय स्ट्रेचिंग लेंथ डबल किया, रेजिस्टेंस 4 टाइम, लेंथ ट्रिपल किया 9 टाइम, लेंथ 10 टाइम्स किया, लेंथ n टाइम्स किया तो n स्क्वायर। कितना आसान, एकदम वर्बली बात कर सकते हैं। बाय स्ट्रेचिंग सुनते आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग आर प्रोपोर्शनल टू एल डील नहीं करेंगे, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर डील करेंगे। तो यार जो लेंथ में करके लाओगे उसका स्क्वायर टाइम अपने रेजिस्टेंस में हो जाएगा। बहुत वर्बली हमें आंसर देना, कर लेंगे। चलिए सेकंड पार्ट है, बाय स्ट्रेचिंग रेडियस बिकम्स हाफ, बाय स्ट्रेचिंग रेडियस बिकम्स हाफ। आ जाओ बच्चे। आई थिंक आर डैश आर बाई 2 किया है, और इस बार आप किससे बात कर रहे हैं? आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर या आर 4? शाबाश, कम ऑन गेट द आंसर। हाँ शाबाश, बराबर, वेरी गुड। 16 आर ना, 16 आर, 16 टाइम्स। आप यहाँ आर बाई 2 लिखेंगे ना तो ऊपर जाके 2 पावर 4 बनेगा, 2 पावर 4 बोले तो 16 आर, ठीक है। आर डैश यू आर गेटिंग इज 16 आर, यानी बेटे अपने वायर का नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स हो जाएगा, 16 आर हो जाएगा। अगर मैं इस सवाल में कहता कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, तो क्या 1500% हो जाता? हूँ क्या कर रहे हो बे? कितना हो जाता? अगर मान लो मैं कहता कि व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो क्या करते हुए? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन, कम ऑन, 150% या 1500%? सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, ओके। तो इस तरह से आप काम करेंगे। चलो थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट, कम ऑन। आर डैश आर बाई 3, वही सवाल, बाई स्ट्रेचिंग है। आर डैश आर बाई 3, कम ऑन गेट द न्यू रेजिस्टेंस। जल्दी बोलिए, मैं गलत लिख रहा हूँ, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ 27 या 81? श्योर? 27 तो नहीं आ रहा है ना, 3 पावर 4 जाएगा 81। हाँ, एक ऑप्शन 27 आर भी देंगे एग्जाम में। 27 लिखूं या 81? चलो सब बोलने तो लिखता हूँ। 3 पावर 4 ये हो जाएगा, दैट इज 81 आर। कर सकते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट था बेटे, तो मैंने 1/r4 से अप्रोच किया है, 1/r² से अप्रोच नहीं किया है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है ऐसा हम कभी भी लिख के आपको नहीं देंगे, ये सब बातें इशारों में की जाएगी। डू यू नो इशारे? इशारा, हाँ वेरी गुड, देखो मुस्कुरा रहा है। डोंट टेक इट पर्सनली, ये सब इसके बारे में चल रहा है।
ये भाई तो भावुक हो रहा है। ये मतलब मेरा मतलब ये वो तो पर्सन डोंट टेक इट पर्सनली ना, पर्सनल लाइफ से इसको ना जोड़े। मतलब इनडायरेक्टली इशारे बोले तो इनडायरेक्टली हम ये बात कहेंगे और आप इशारे समझते हैं। बहुत बढ़िया। चल बोलो परसेंटेज कितना है, परसेंटेज चेंज कितना है इस सवाल में? 8000%। वेरी गुड। 81 R माइनस आर अपॉन आर क्या 8000% हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया। तो आई थिंक बच्चे इस तरह के सवाल कर सकते हैं। इन सभी सवालों की स्पेशल बात क्या थी कि इनमें आपने ऑर्डिनरी रिलेशन यूज नहीं किया, स्पेशल रिलेशन यूज किया है, और वो मेरे कहने से यूज नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपके पास मैसेज था वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फिर आपने क्या किया, अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं इस तरह से। चलिए आप ध्यान दीजिए, अभी आपने जैसे ये सवाल की इसमें आपने 50%, 20% इस तरह का चेंज किया। बच्चों इस तरह के चेंज को हम लोग मैथमेटिकली बड़ा चेंज बोलते हैं। आप देखते होंगे आपके कई सवालों में स्मॉल चेंज की बात होती है, 1%, 2%, आधा परसेंट, 2.5% होती है ना इस तरह की बातें। तो जब स्मॉल चेंज होगा उस टाइम पे आप इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो आपका टाइम भी खराब होगा और उसके बाद भी गलत आंसर आएगा। तो स्मॉल चेंज को डील करने का एक एक्स्ट्रा टेक्निक है, मैथमेटिकल टूल है, पहले वो समझाता हूँ फिर उस पर काम करेंगे। बड़े चेंज को इस तरह डील करेंगे, स्मॉल चेंज को इस तरह डील नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो गलत आंसर आएगा। स्मॉल चेंज को कैसे डील करना है जरा वो सिखाता हूँ आपको, आइए। स्मॉल परसेंटेज चेंज, स्मॉल परसेंटेज चेंज, पहले नियम सीख लेते हैं फिर हम खेलेंगे इस पे, ठीक है? और जो भी हम लिख रहे हो किसके बारे में, कांस्टेंट वॉल्यूम, स्मॉल परसेंटेज चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हम करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके, ध्यान दीजिए बच्चे, पहले मैं 3 पॉइंट लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, फिर मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा, फिर हम लोग सवाल भी कर लेंगे। फटाफट से आप भी कॉपी कर ले। इफ डेल्टा एल x%, देन डेल्टा आर दैट इज 2x%। जिनको लिखना है लिख ले। डेल्टा ए x%, डेल्टा आर, सबका जवाब मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है बच्चों को। डेल्टा आर x%, देन डेल्टा आर इज माइनस का 4x%। अब इन सबका मीनिंग और यूज देखते हैं। नहीं नहीं, मैं पीछे बात कर रहा हूँ। उधर तुम्हारे कुछ भाई लोग उधर भी देख रहे होंगे ना ऑनलाइन, तो उनको भी सही दिखना चाहिए ना। या आप तो चाहते हो ब्लर दिखता रहे, उनको अच्छा ऐसा लगा। हाँ, कंपटीशन कम नहीं। चलिए कोई बात नहीं, चलो पहले इसका मीनिंग बताता हूँ मैंने क्या लिखा है, एक एक वर्ड को पकड़ते हैं फिर हम लोग काम भी कर लेंगे, ठीक है? आओ देखो बच्चों क्या लिखा है। जो रिलेशन मैंने आपके सामने लिखे हैं, दीज आर वैलिड फॉर स्मॉल परसेंटेज ओनली। बड़ा चेंज पे नहीं लगाना, लगाएंगे तो कोई मना नहीं करेगा, बस आंसर गलत आ जाएगा। सुन लिया, बड़ा चेंज पे नहीं लगाना, केवल स्मॉल परसेंटेज पे लगाना। और कब लगाना है, जब आपके सवाल में कांस्टेंट वॉल्यूम हो, केवल तभी ये फॉर्मूलाज वैलिड है, वरना इनवैलिड है। क्लियर? व्हाट डज इट मीन? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए आपने लेंथ में x% का स्मॉल चेंज किया है, तो उसके कारण रेजिस्टेंस में 2x% का चेंज होगा। एंड मेक श्योर यहाँ भी प्लस और वहां भी प्लस है, इसका मतलब कि अगर यहाँ बढ़ाया था तो वो भी बढ़ेगा और कम किया था तो वो भी कम होगा। क्लियर? आइए, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए आपने क्रॉस सेक्शन में x% का स्मॉल चेंज किया है, तो उसके कारण रेजिस्टेंस में 2x% का चेंज होगा। और वो माइनस है, उसका मतलब क्या होगा, सेम टाइप या अपोजिट। अपोजिट, ये बढ़ाया था तो वो कम होगा, ये कम होगा तो वो बढ़ेगा। रेडियस में x% का चेंज किया तो उसके बदले में रेजिस्टेंस में 4x% का सेम टाइप या उल्टा। ये बात पक्की होगी। क्लियर है? और थोड़ा वर्बली प्रैक्टिस करते हैं फिर मैं लिखवा दूंगा। चलो हेल्प करो मेरी। ओके, बाय स्ट्रेचिंग अ वायर लेंथ 2% बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस 4% कम या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और आपको पता लगा क्या वॉल्यूम कांस्टेंट का मैसेज था क्या? बाय स्ट्रेचिंग। तो तुरंत बत्ती जलनी चाहिए कि भाई साहब वॉल्यूम कांस्टेंट तो लगा सकते हैं, हो गया आंसर। चलो और देखिए, बाय कंप्रेसिंग अ मेटल ब्लॉक, बाय कंप्रेसिंग अ मेटल ब्लॉक क्रॉस सेक्शन एरिया 1% बढ़ा दिया, 2% कम या बढ़ेगा? कम होगा। शाबाश, एरिया 1% बढ़ा दिया तो वो 2% कम होगा। क्लियर है सबको? बाय स्ट्रेचिंग अ वायर रेडियस 2% कम किया, 8% कम या बढ़ेगा? खेल समझ में आ गया ना आपको? इतना ही आसानी से आपको काम करना है। और आप देख रहे हैं मैं आपको वॉल्यूम कांस्टेंट डायरेक्ट नहीं बोल रहा था, कभी भी मैं इस तरह की लैंग्वेज बोल रहा था, बाय स्ट्रेचिंग, बाय कंप्रेसिंग, बाय बेंडिंग, इस तरह की भाषा जब भी आएगी तो बच्चे पहचान जाएंगे कि मामला
वॉल्यूम वाला है और अकॉर्डिंगली काम करना है। क्लियर है? और आप देख रहे हैं सब जगह हम लोग 2% 1% की बात कर रहे हैं, तो यही आपको छोटा चेंज के लिए लगाना है। क्लियर है? कोई पूछ सकता है बोले यार बड़ा चेंज के लगा देंगे तो क्या दिक्कत है? गलत आंसर आएगा। कैसे? इधर आओ। अभी आपको याद है आपने सवाल किया था बाय स्ट्रेचिंग वायर लेंथ को 50% बढ़ाया था, मैंने मिटाया नहीं इसको। कमान तुमने पूरा सोल्व किया था ना, कितना आंसर आया था? 125%। मान लीजिए मैं आलस करता हूँ, वॉल्यूम तो उसमें भी कांस्टेंट था ना, वॉल्यूम कांस्टेंट था। अगर मैं सोचता हूँ यार इसी से कर लेते हैं, थोड़ा आलस हो रहा है, ठीक है इससे कर लेते हैं, तो अगर लेंथ 50% तो इसके हिसाब से तो आंसर 100% आना चाहिए था, जबकि असल में आंसर कितना था? 125। तो बोलो बोलो इससे वहां के बारे में सही आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। दूसरा सवाल भी चेक कर लो। आओ, तुमने लेंथ को 20% बढ़ाया था, और क्या वहां भी वॉल्यूम कांस्टेंट था ना? वॉल्यूम कांस्टेंट 20%, तो यहाँ आंसर 40% आता। इससे तो आंसर 40% आता, जबकि तुम्हारा आंसर कितना आया था? 44%। तो आई थिंक अब तो बात समझ में आ ही गई होगी। बड़े चेंज के लिए लगाएंगे गलत आंसर आ जाएगा, मत लगाना। केवल स्मॉल चेंज के लिए ही वैलिड है, केवल स्मॉल चेंज के लिए इसको अप्लाई करना है। एक दो सवाल लिख लो, याद रहेगा एग्जाम में। बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, बाय स्ट्रेचिंग अ वायर, इस तरह शॉर्ट में लिख दो यार। 2% लेंथ 2% बढ़ना आ जाएगा समझ में। एल 2% बढ़ना। तो बोलो बच्चों, रेजिस्टेंस 4% बढ़ना या कम होगा? बढ़ेगा। ठीक है, आंसर भी हो गया। ये सवाल हो गया और ये जवाब हो गया। ठीक है, एक और सवाल लिख दो ना। बाय कंप्रेसिंग अ मेटल ब्लॉक, बाय कंप्रेसिंग अ मेटल ब्लॉक क्रॉस सेक्शन एरिया 1% बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन 1% बढ़ गया। बोलो बच्चे, रेजिस्टेंस 2% बढ़ना या कम? ये आंसर। तो इस तरह से आपको स्मॉल परसेंटेज का काम भी कर सकते हैं, इस तरह से आप आंसर ले आएंगे। ठीक है। अच्छा, एक अपने जैसे नीट में क्वेश्चन था, आईपीएमटी में था बेसिकली, वर्बली बात कर लेते हैं अब तो। यस, आपने बहुत प्रैक्टिस कर लिया है। उसमें क्वेश्चन क्या था बच्चे कि बाय स्ट्रेचिंग अ वायर उसका लेंथ 10% बढ़ा दिया है, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस कितना होगा? बाय स्ट्रेचिंग यानी कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, लेंथ 10% बढ़ा दिया तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? 20%। एग्जाम में 20% भी था और 21% भी था, आंसर 21% आएगा। यस, क्योंकि मुझे इससे करने की अधिकार नहीं है। और हाँ, देखो ना, मैं 12 बोल रहा हूँ स्मॉल चेंज, तो कहीं ना कहीं मन में आता है कि भाई ये तो बताओ कहाँ तक आप स्मॉल चेंज मान रहे हो। तो ध्यान दीजिए, अप टू 5% आप इसको यूज कर लें, चाहो तो मेंशन कर लो। अप टू 5%, 5% अगर आप इसको लगा लेना, उससे बड़े चेंजेस पे आप इसको मत लगाना। ठीक है। तो अब एग्जाम में जो क्वेश्चन था, अपने एग्जाम में क्या था? 10% वाला था। तो 10% वाला क्वेश्चन इससे करना सही रहेगा कि गलत रहेगा? गलत रहेगा। और देख लो आप, अगर मैं इससे करूंगा तो 20% आंसर आएगा, और अगर इसको इससे प्रोसेस से करते तो क्या आता? एल प्लस 0.1 एल, 10% बढ़ाया, कमान 0.1 एल, क्या 1.1 एल? न्यू रेजिस्टेंस विल बी क्या? 1.21 आर। यू नो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 1.21 आर। तो नया रेजिस्टेंस परसेंटेज चेंज विल बी 21%। तो वहां से आंसर आया 21%, और यहाँ से आ रहा 20%। और एग्जाम में आपकी सुविधा के लिए पहला ऑप्शन 20% था। सुन लिया आप लोगों ने? गड़बड़ नहीं करना है, स्मॉल चेंज के लिए ही लगाना है, बड़े चेंज के लिए नहीं, स्मॉल चेंज के लिए लगाना है। क्लियर? अब कोई फिर मेरे से पूछ सकता है कि यार इतना क्यों बाउंड कर रहे हो, क्यों इतना स्मॉल चेंज चिल्ला रहे हो आप, ऐसा क्या दिक्कत है? उसका रीजन ये है बच्चे कि ये जो रिजल्ट्स मैंने यहाँ लिखे हैं आपके सामने, दीज रिजल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंशिएशन, दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में की, इसको हम क्या लिखते हैं? dy बाय dx लिखते हैं ना, लेकिन कब लिखते हैं? सो वट एवर डिफरेंशिएशन यू यूजिंग, आप जितना भी डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, जितना भी यूज करते हैं, ऑल डिफरेंशियल रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस ओनली। इस बात को आप dy बाई dx केवल कब लिख सकते हैं? जब डेल्टा x टेंडिंग टू बी जीरो। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन से जो भी रिजल्ट डेवलप होते हैं, ऑल दीज रिजल्ट्स आर वैलिड फॉर स्मॉल चेंजेस ओनली। इसीलिए ये जो रिजल्ट है वास्तव में डिफरेंशिएशन से बने हैं, मैं बना के बता नहीं रहा हूं आप लोगों को, लेकिन वास्तव में किससे बने हैं? डिफरेंशिएशन से बने हैं। इसीलिए रिजल्ट केवल किसके लिए वैलिड है? स्मॉल चेंज के लिए। याद रहेगा सब लोगों को? चलिए। अब ये जो स्मॉल चेंज वाली बात जो अपन कर रहे हैं बच्चे यहाँ पर, स्मॉल चेंज के लिए यूज कर रहे हैं वो सब बातें, तो नोटिस करिए कि ये जो टेक्निक अपन है ना स्मॉल चेंज वाली बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये टेक्निक केवल इस पर्टिकुलर फॉर्मूला, इस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, ये तो मैथमेटिकल टूल है बेसिकली। पूरे फिजिक्स में आप हजारों फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो कभी भी अगर आपको स्मॉल चेंज में डील करना हो तो आप ये टेक्निक यूज करें। और मैं तो कहूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद भी मत करें, इसको याद मत करना। क्यों मत करना? सुनिए,
वॉल्यूम कांस्टेंट पे आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर था ना, 1/a² था ना। हाँ, 1/r4। क्या r⁻⁴ कुछ बत्ती जली? तो मेरी सलाह है कि आप इसको याद भी मत करना। क्यों याद करना है? आई थिंक ये तो सबको याद ही हो गया होगा अब तक। तो बस दिमाग में रखो ना, जब जब मुझे किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला में अगर स्मॉल चेंज डील करना है तो एक ही मंत्र है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर आया हुआ है उसको एक से आगे चिपकाइए। देखो देखो, लेंथ के मामले में +2 पावर था तो देखो +2 चिपकाया। एरिया के मामले में क्या पावर था? 2 या -2? और रेडियस में -4 पावर था, तो ईमानदारी से काम हो रहा है। डिफरेंशिएशन करके बनाएंगे तो भी ये रिजल्ट आने वाले, तो हम लोग कष्ट क्यों करेंगे एग्जाम में? डिफरेंशिएशन क्यों जरूरत है? फॉर्मूला मुझे याद है, मंत्र हो गया। आज के बाद जब जब स्मॉल चेंजेस का डीलिंग करना होगा किसी भी फॉर्मूला के बारे में, तो उस फॉर्मूला में जो वेरिएबल आया हुआ है उस वेरिएबल में जो पावर रहेगा उसको x% के आगे चिपकाएंगे, क्या स्मॉल चेंज का इंतजाम हो जाएगा। और इसको आप बिंदास कई जगह यूज करिए। कैसे? मैं दिखाता हूँ, सुने। कूलम फॉर्मूला मुझे बताया गया, इलेक्ट्रोस्टैट आपको खूब आता है, मैंने मुझे बताया गया है, ठीक है। ये कौन जैसे हम लोग वहां आपसे इस तरह की बातें करते हैं ना, चार्जेस का सेपरेशन हाफ कर दिया तो फोर्स क्या 4 टाइम्स हो जाएगा? हूँ क्या कर रहे हो भाई? बोले हूँ। चार्जेस का सेपरेशन डबल कर दिया तो बोलिए फोर्स क्या 1/4 हो जाएगा? इसको लिख दिया इसलिए कुछ लोगों को अजीब सा लग रहा है। चलो अब ठीक है, हम बातें करते हैं आपसे, चार्ज का सेपरेशन डबल कर दिया, हाफ कर दिया, ऐसे बोलते हैं सब लोग, फटाफट से आंसर देते हैं। अब यार सेपरेशन डबल करना, हाफ करना तो बड़े चेंज है। कभी कभी हम बात करेंगे, आ जाओ। यस, चार्जेस का सेपरेशन 2% बढ़ा दिया, फोर्स 4% कम। दैट्स इट, वेरी गुड, यही चाहिए। चार्जेस का सेपरेशन 3% कम कर दिया, फोर्स। हाँ बोलो हूँ क्या, बोलो फोर्स। तो हूँ क्या, 6% कम या बढ़ेगा? क्या तुरंत आंसर आ रहा है ना? तो जब भी ये 1%, 2%, अप टू 5% जब भी डील करना हो, कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, कोई कैलकुलेशन भी नहीं चाहिए। वाट एवर फॉर्मूला यू आर डीलिंग विद, उसमें जो वेरिएबल है, उसके ऊपर जो पावर आया हुआ है उससे आप तुरंत आंसर ले सकते हैं। कर पाएंगे? यस। चार्जेस का सेफिशिएंट 1.5% बढ़ा दिया, फोर्स। हाँ, फोर्स 3% कम हो जाएगा। क्या समझ में आ गया ना? इस तरह से आप लोग किसी भी फॉर्मूला पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जो हम ये सीख रहे हैं ना, ये कोई फिजिक्स के बारे में नहीं, ये सब किसके बारे में? मैथमेटिकल टूल के बारे में। एक क्वेश्चन अपने एग्जाम में इस तरह का आया हुआ है कि अपने नीट में, अभी मैंने बल्ब बल्ब पढ़ा नहीं है, आ जाएगा, लेकिन आप लोग बात कर सकते हैं। बल्ब की पावर क्या लिखते हैं बेटे अपन? V²/R बल्ब पावर। और शावर खेलेंगे आगे। ये हो गया, ये हम सब जानते हैं। अपने एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन ये आया था कि इफ बल्ब का वोल्टेज 1% कम किया, कमॉन, एक बल्ब का वोल्टेज 1% कम किया तो उसकी ब्राइटनेस कितना परसेंट कम ज्यादा वगैरह, कमॉन। उसकी पावर, 2% बढ़ेगी कम होगी? और अगर पावर 2% कम होगी तो क्या उसकी ब्राइटनेस भी 2% कम हो जाएगी? इसमें कुछ भी सोल्व नहीं करना था, ये अपने एग्जाम का क्वेश्चन है। पावर 2% कम हो जाएगी, कर लेंगे। तो बात वही है, जब जब आप स्मॉल चेंज डील करें तो इस टेक्निक का यूज करें। कर लेंगे बच्चे, कर लेंगे। चले, ये था इसके बारे में, बातों को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आज आकर के बात शुरू करी थी कि और रेजिस्टेंस जो है वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा। एक लिस्ट बनाया हम लोगों ने, और लेंथ पर, रेडियस पर, वॉल्यूम पर डिपेंडेंसी के बारे में बातें हो गई है। आई थिंक एक फैक्टर वो बताया था आप लोगों ने, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे खेलते हैं, आइए। डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। वही कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, क्या हिसाब किताब है, क्या फॉर्मूला, क्या ग्राफ वगैरह, वो सब बात करनी है। आइए शुरू करते हैं। बच्चों आप जानते हैं इन कंडक्टर, कंडक्टर में हमने सुना है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे अगर आप, तो याद है तो डाउन हो रहा था, तो डाउन तो बोलिए रो बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो क्या आर भी बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, मेटल्स को गर्म करने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और आपको तो इंटरनल बात पता है कि क्यों बढ़ जाता है, कमान कैसे, क्या पता है आप लोगों को? कल बात हुई थी। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे या तेज चलेंगे? क्या कोलिजन ज्यादा होंगे तो क्या आराम करने का टाइम कम हो जाएगा? तो बच्चे अगर टो डाउन हो जाएगा, तो फॉर्मूला के हिसाब से रो बढ़ जाएगा, और रो बढ़ेगा तो आर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और फिनोमिना वाइज तो आप जानते हैं आर बढ़ जाएगा। चलो मैथमेटिकली किसी को पता है कि टो डाउन होगा तो रो बढ़ेगा। अगर आप सिंपल बात करें तो जरा सोचिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़ा तेज तेज चलेंगे तो टक्करें ज्यादा होंगी। टक्करें ज्यादा होंगी तो बोलिए चार्ज को आगे फ्लो होने में स्ट्रगल ज्यादा होगा। स्ट्रगल ज्यादा, स्ट्रगल को तो आप रेजिस्टेंस बोलते थे ना।
बिल्कुल देख सकते हैं। कंडक्टर में ऐसा होता है, ये सब आपको पता है। मैंने सुना है आपने सेमीकंडक्टर पढ़ लिया है, क्या मैंने सही सुना है? ओ, यार वहाँ अपोजिट चलता है मामला ना, वहाँ अलग ही कहानी है। वहाँ का स्टाइल ही अलग चल रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने में कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं, चार्ज कैरियर्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टिविटी ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो बोलिए टेम्परेचर बढ़ाने में वहाँ क्या चल रहा है? रेजिस्टेंस कम। तो कैसा बिहेव चल रहा है कंडक्टर के जैसा या जस्ट अपोजिट? जस्ट अपोजिट चल रहा है। क्लियर है? इस फर्जी बात को लेकर भी अपने एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं बोलता हूँ एक दो क्वेश्चन सुने, लिखना मत, बेकार क्वेश्चन है। एक तो एक क्वेश्चन था कि कॉपर और जर्मेनियम को दोनों को 250 केल्विन से 400 केल्विन ले गए। कॉपर और जर्मेनियम को 250 केल्विन से 400 केल्विन ले गए तो दोनों का रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, उसका बढ़ेगा। बोलिए कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जर्मेनियम का, ये हो गया। एक बार एक क्वेश्चन था कि एक सिलिकॉन था और एक कॉपर ही मान लेते, कॉपर और सिलिकॉन को 250 से 80 केल्विन लाए, 250 केल्विन से 80 केल्विन, कॉपर का रेजिस्टेंस, ओके, सिलिकॉन का कर सकते हैं कुल मिला के। चलो, तो यार ये बात सही है कि हमारी चीजों का जो रेजिस्टेंस है ना वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये बात तो सही है, घटेगा बढ़ेगा वो अलग चीज है, लेकिन हमारी चीजों का रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। अब इस बात को हमें मैथमेटिक्स में इन्वोल्व करना है। जो समझने वाली बात होगी, हाँ डिपेंड करता है, लेकिन उसको मैथ्स में इन्वोल्व करना है। तो उसको इन्वोल्व करने के लिए एक पैरामीटर बनाया गया, एक कोफिशिएंट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसको पूरे टॉपिक में हम बात दिखाएंगे अल्फा से। अभी आपने बोल ही दिया रेजिस्टेंस और टेम्परेचर आपस में एक दूसरे पर असर डाल रहे हैं, तो उस बात को मैथ्स में इन्वोल्व करना है ना, तो उसके लिए एक पैरामीटर बना दिया, रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा। आइए अल्फा के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें कर लें। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर अल्फा को क्या डिफाइन किया गया है, ये इसको डिफाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन बुक्स में क्या, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, जरा पकड़े। कौन? चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। फिर बोलता हूँ, चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। क्या संभाल लोगे? क्या मैं इसको आसान ऐसा लिखूं कि यार 1/r dr/dt? सिंपल, ये अल्फा को डिफाइन किया। और अगर हम यूनिट सोचें तो देखो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा। इसका यूनिट क्या बनता है? क्या टेम्परेचर या पर यूनिट टेम्परेचर? यू कैन से पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन, वट एवर, पर यूनिट टेम्परेचर। ठीक है, ओके। और आइए बातें कर लेते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें भी पूछी जाती है, इसलिए मुझे सारी बात बोलना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, दुनिया में जितने भी मटेरियल हैं उनमें से कुछ लोगों का अल्फा पॉजिटिव भी है, कुछ लोगों का अल्फा नेगेटिव भी, और कुछ लोगों का अल्फा जीरो भी हो सकता है। तो उसका मीनिंग पकड़ ले। आइए, अगर किसी चीज का अल्फा पॉजिटिव, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाइए तो बिल्कुल। जिनको कुछ लिखना है लिखते जाएं प्लीज, जिनको लिखना है लिखते जाएं प्लीज, अभी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा बाद में। अल्फा पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? अपना कंडक्टर्स। सही बात है ना? आगे बढ़े, अल्फा नेगेटिव, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाना तो रेजिस्टेंस कम होना। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो अपना है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर तो इसका एग्जांपल है ही है, इंसुलेटर भी इसका एग्जांपल है। बच्चों ध्यान दीजिए, इंसुलेटर का जो अल्फा होता है ना, काफी कुछ जीरो के पास होता है, लेकिन वो हमेशा हल्का सा नेगेटिव होता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंसुलेटर में भी क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो वहां भी कोई एक आध बॉन्ड टूट सकता है, और एक आध बॉन्ड टूटेगा तो एक दो चार्ज के तो आ ही सकते हैं। तो उस सेंस में हम बोलते हैं कि इसका अल्फा नेगेटिव है। तो इसका अल्फा जीरो के काफी नजदीक होता है, लेकिन हल्का सा नेगेटिव होता है। यानी कि अल्फा नेगेटिव किस किसका है? सेमीकंडक्टर का भी और इंसुलेटर का भी। ठीक है, अगर मैंने कभी कहा कि किसी चीज का अल्फा जीरो है तो इसका मीनिंग क्या हो गया? डस नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डस नॉट, रेजिस्टेंस डस नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर किसी चीज के रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का असर नहीं पड़ता है तो उसका अल्फा कितना माना जाएगा? जीरो। मैंने अल्फा जीरो का मीनिंग लिखा है, अगर लिखा है तो कहीं ना कहीं मैं यूज करने वाला हूं। आपको ध्यान होगा ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली अपने 2019 एंड 20 में ही था ये, अभी रिसेंटली था या पता नहीं लास्ट ईयर था ना, उसमें था कि नेगेटिव किसको होता है। पढ़ लेंगे बच्चे। चलिए, तो ये बेसिक जानकारी हो गई हमारे पास। चलिए, तो आप सबने मेरी बात मान ली कि हाँ यार टेम्परेचर के साथ साथ अपना रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब यार मुझे हिसाब किताब करना है, न्यूमेरिकल करने, तो मेरे पास कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन, कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना सवाल करने के लिए। तो अगर हम इसको प्रोसीड करेंगे, बच्चे जो अल्फा की डेफिनेशन है, अगर हम उसको प्रोसीड करेंगे, उसको आगे प्रोसेस करेंगे, तो हमें सवाल करने के लिए एक बढ़िया सा फॉर्मूला मिल जाता है। क्या मतलब? ये देखिए, क्या है आपके पास? ये है ना अभी रिलेशन आपके पास,
ये तो बताया ना आपने अल्फा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा और डी टी, उधर क्या बचा अपने पास, डी आर बाई आर। अगर बच्चों मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दूं, इनिशियल टेम्परेचर T1, फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल वेलोसिटी RT1 एंड दिस इज RT2। तो अगर मैं करता हूं पूरा प्रोसेस, देन आई एम गेटिंग RT2 इज RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला वी आर यूजिंग। लिखते जाएं, जो अच्छा लगता है लिखते जाएं प्लीज, क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे प्लीज। फाइनल रिलेशन वी आर हैविंग इज RT2 बराबर RT1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला है। मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अपने देसी स्टाइल में बोलता हूँ, क्या मैंने आपको लिखा है देखो ना। ये क्या मतलब हो गया, नया रेजिस्टेंस, थोड़ा देसी में बोल रहे हैं फील करने के। दिस इज नया रेजिस्टेंस बराबर पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर डिफरेंस। नया रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पुराना रेजिस्टेंस इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। ध्यान दीजिए, जो इनिशियल टेम्परेचर बच्चे इसको रेफरेंस टेम्परेचर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस। और साइंटिफिक रिसर्च से प्रूव हुआ है कि रेफरेंस टेम्परेचर केवल 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। जो अच्छी बुक्स हैं यूनिवर्सिटी फिजिक्स वगैरह, उसमें लिखा हुआ है रेफरेंस टेम्परेचर सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर बच्चे मैं रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ, ध्यान देंगे, ओ बताइए, फिर तो मैं T2 को T2 लिखने बजाय T ही लिख दूं ना यार। अगर T1 को 0 लिख रहा हूँ, फिर T2 को T2 क्यों लिखें यार, T लिख दें। तो बॉस ये इक्वेशन रिड्यूस कर दें अपन लोग। तो बच्चे इक्वेशन क्या हो जाएगी, RT इज R0 1 प्लस अल्फा टी। दिस इज द फॉर्मूला जो कि आपके सारे सवालों का जवाब देगा। ध्यान दीजिए, यही फॉर्मूला है जो आपके सारे सवालों का जवाब देगा। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी। लिख लो जो ठीक लगता है, शाबाश। मैथमेटिकल डेरिवेशन तो फॉर्मूला ये आता है T2 और T1 वाला, बट मेक श्योर इनिशियल टेम्परेचर हमेशा क्या लेना है, 0 डिग्री सेल्सियस ही लेना है। इसलिए आपके सवालों में 99% सवालों में आपको सीवी फॉर्मूला पे फोकस करना है, ठीक है। पता है गलतियां कैसे होती है, कई बार बच्चे क्या इस फॉर्मूला पे चले जाते हैं, गलत आंसर आने वाला है। सुन रहे हैं आप लोग, इस फॉर्मूला पे जाएंगे गलत आंसर आएगा, क्योंकि क्या करते हैं, ये फॉर्मूला से तो ये फॉर्मूला बना है ना, और इनिशियल टेम्परेचर मैंने क्या लिया हुआ है, 0। कई बच्चे क्या करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर 30 है तो भी उसको पकड़ लेंगे। अरे इनिशियल टेम्परेचर 30 लेने की परमिशन है क्या, नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर 50 है, उसको पकड़ लेंगे। अरे इनिशियल टेम्परेचर 50 लेने की परमिशन है क्या, नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर सिर्फ क्या लेने की परमिशन है, 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिक्स में मेंशन है ये। तो हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो मेरी जो इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर के ये रह जाएगी। तो आप ज्यादा लोड मत लें, यूं समझो जी आप तो ये फॉर्मूला से काम करेंगे। सुन लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम खेलेंगे, सब लोग खेलने को तैयार हो जाए। अच्छा यार, खेलने के पहले एक बार बताओ ना, इसमें पहला टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो दूसरा टेम्परेचर भी कंफर्म क्या रहेगा, सेल्सियस रहेगा। तो ध्यान देना, अपन ये इक्वेशन ऑपरेट करने जा रहे हैं, सवाल करने जा रहे हैं, मेक श्योर टेम्परेचर मस्ट बी इन सेल्सियस। लिख दो कहीं बगल में, टेम्परेचर सेल्सियस में होना है। पता है हम आपको फंसाने के लिए जानबूझ के केल्विन बोल जाएंगे। आप किस में खेलना, आप सेल्सियस में खेलना। मैंने बोला 300 केल्विन, तो 300 को 300 मत पकड़ना, 27 पकड़ना। सुन लिया सब लोगों ने। हम आपको कंफ्यूज करने के लिए, गलती कराने के लिए जानबूझ के केल्विन बोलेंगे। आपको केल्विन में काम करना नहीं है, आप किस में खेलेंगे, हाँ वो केल्विन बोलता रहेगा, तुम सेल्सियस पे अड़े रहना। सुन लिया सब लोगों ने, तुम सेल्सियस पे अड़े रहना। तो इस तरह से हम काम करेंगे। चलिए, ये था इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन खत्म, कार्यक्रम शुरू। पहले अपने एग्जाम के 2-4 सवाल उठाते हैं, इसके बाद और बड़े सवाल भी लेंगे। 50 डिग्री रेजिस्टेंस इज 5 ओम, 100 डिग्री रेजिस्टेंस इज 6 ओम। मेरे को बोला R0 चाहिए। क्या लैंग्वेज हो गया, 50 डिग्री पर रेजिस्टेंस 5 ओम है, 100 डिग्री पर रेजिस्टेंस 6 ओम है, बोल रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस पता करिए। क्या सवाल समझ में आ जाएगा इस तरह शॉर्ट में, ठीक है। शुरू करते हैं बस। आइए बच्चों, अपनी इक्वेशन थी RT वाज R0 1 प्लस अल्फा टी, ये इक्वेशन थी ना। मुझे लगता है यार मुझे इक्वेशन 2 बार लिखनी पड़ेगी, एक बार 0 एंड 50 के लिए और एक बार 0 एंड 100 के लिए, 0 एंड 50 के लिए और एक बार 0 एंड 100 के लिए। लिखे, चलो काम शुरू करें। चलो 0 50 के लिए लिखता हूँ, संभालना। 5 R0 1 प्लस क्या 50 अल्फा, 0 100 के लिए लिखता हूँ R0 1 प्लस क्या 100 अल्फा। दो इक्वेशन एंड दो अननोन, कम ऑन, R0 एंड अल्फा, दो इक्वेशन एंड दो अननोन, क्या आंसर लाया जा सकता है, कम ऑन गेट द आंसर, जल्दी से आंसर लाइए। सबसे पहले दोनों को डिवाइड करो, R0 को उड़ा दो, अल्फा पकड़ के लाओ, जल्दी बोलो कितना आ रहा है।
हाँ 1 बाय, शाबाश, हाँ 1/200 अल्फा बराबर, हाँ वेरी गुड, 4 ओम। जल्दी जल्दी बनाए, जो नहीं बनाएगा मैं उसको बोर्ड पे बुला लूंगा, जल्दी से बनाए। 1/2 करिए तो अल्फा आ जाएगा बेटे 1/200, आ जाएगा 1/200। और इस अल्फा को किसी इक्वेशन प्लेस करिए तो आपका आर नॉट आ रहा है 4 ओम। कर पा रहे हैं? एकदम आसान क्वेश्चन है ना, इक्वेशन लगाना है। ये सब आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते रहे हैं। अगर आप पिछले 10-15 साल के ऊपर देखेंगे तो इस तरह के आपको 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जनरली आते ही रहते हैं क्वेश्चन। और देखिए आगे सबका आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल। 300 केल्विन, रेजिस्टेंस इज 1 ओम, टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए जब रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम, गिवन अल्फा इज 0.00125। क्या मतलब है पूरे सवाल का? एक कंडक्टर का 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस 1 ओम है, वो टेम्परेचर केल्विन में पता करिए जब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम। और हाँ अल्फा दिया है 0.00125, अल्फा दिया है 0.00125। ठीक है, काम शुरू करें। यस, क्या करें, 300 को 300 पकड़े या 27? कमान कमान 27। चलो फिर दो इक्वेशन सेट करो। पहला इक्वेशन 1 आर नॉट, दिस इज 1 प्लस 27 अल्फा। दूसरा इक्वेशन 2 आर नॉट 1 प्लस टी अल्फा। और आप चालाकी देखिए मेरी, मैंने अल्फा का वैल्यू नहीं डाला है, क्योंकि भाई अगर यहाँ अल्फा वैल्यू डाल भी देंगे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। समझ रहे हैं? थोड़ा समझदार से कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए। सोचो यार, अगर मैं अल्फा का वैल्यू डाल दूंगा पॉइंट वाला तो आई थिंक बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी ना, बहुत मुश्किल सा मामला होगा। तो यहाँ अल्फा का वैल्यू मत डालिए। हाँ, अब क्या करें, अपने को क्या निकाल, टी। आर नोट की तो जरूरत नहीं है, तो आर नोट को तो भगा दे। ये देखो आप बेटे, अगर मैं 1/2 कर रहा हूं तो आर नोट तो निपट गया, और ये बच रहा है मेरे पास 1 प्लस टी अल्फा बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 प्लस टी अल्फा 2 प्लस 54 अल्फा। ओके, अल्फा कॉमन लिया तो टी माइनस 54 ये बचेगा। उधर जाइए, 2 माइनस 1, टी माइनस 54 दैट इज 1 बाय अल्फा। आप देख रहे हैं वहां अल्फा की वैल्यू नहीं डाला मैंने जानबूझ के। अब डालो अल्फा, अगर आप यहाँ अल्फा डालेंगे 0.00125, फर्स्ट क्लास 800 आ रहा है। तो अब जाकर के अपना आंसर कितना है, टी इज 854। क्या केल्विन या सेल्सियस? सेल्सियस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला आपने। ध्यान दीजिए, ये इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किस में ऑपरेट करना है, सेल्सियस में। वो केल्विन दे, वो केल्विन पूछे, आप सेल्सियस पे अड़े रहना। मेरा आंसर सेल्सियस में आ गया है। और अगर वो केल्विन की डिमांड कर रहा है तो उसको अलग से कर लेंगे अपन। चलो बढ़ो आगे, कितना होगा भाई? क्या 1127? इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में अक्सर आते हैं। प्योरली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इक्वेशन को ढंग से मैनेज करना आना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। केल्विन देगा लेकिन आप सेल्सियस में खेलना, केल्विन पूछेगा लेकिन आप सेल्सियस बनाना पहले अपना, केल्विन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप लोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सब बच्चों को समझ में आ गया है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? बढ़े आगे। चलिए, ये सब बेसिक क्वेश्चन हो गए हैं। अब थोड़ा सा इंजीनियरिंग साइड के क्वेश्चन लेते हैं। वायर 1, R1 एंड अल्फा 1, वायर 2, R2 एंड अल्फा 2। मैं समझाता हूँ क्या बोला जा रहा है। पूरे क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, 2 वायर्स हैं। पहले वायर का रेजिस्टेंस R1 है और उसका कोफिशिएंट अल्फा 1 है। दूसरे वायर का रेजिस्टेंस R2 और उसका कोफिशिएंट अल्फा 2 है। ये हमसे कहा गया है, और ये सब कहकर के हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। मैं इसी एक ही सवाल में आपसे 4-5-6 सवाल करवाऊंगा, और इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ठीक है, आइए आप बच्चों प्रैक्टिस के लिए एक ही सवाल में बहुत सारी तोड़फोड़ करने वाले। रेडी? यस। पहला क्वेश्चन, अल्फा सीरीज, क्वेश्चन मार्क। यानी पहला सवाल क्या हो गया कि हमें सीरीज ग्रुपिंग का अल्फा चाहिए। हमें किसके अल्फा दिए हुए? इंडिविजुअल अल्फा दिए हुए। वायर 1 का अल्फा कितना है? अल्फा 1। वायर 2 का अल्फा कितना है? अल्फा 2। वो तो उसने दे दिया, मुझसे क्या बोल रहा है कि सीरीज ग्रुपिंग का अल्फा लेके आ। क्या बात समझ में आ गई है? यस। आइए प्रोसेस समझते हैं पहले तो। पहले मैं पूरा प्रोसेस ही बताऊंगा, फिर बाद में मैं आपको इजी कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन प्रोसेस जानना अच्छा है आपके लिए। यू नो, आर सीरीज सिंपली R1 प्लस R2 ना, ऑब्वियसली सीरीज RS सीरीज ये होगा। ये बात बताओ यार,
टेम्परेचर के साथ R1 R2 कांस्टेंट रहेंगे या चेंज होंगे? चेंज होंगे ऑफ कोर्स। तो अगर R1 R2 टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे तो क्या RS भी टेम्परेचर के साथ चेंज होगा? यस। तो बॉस मुझे लगता है ऑल दीज आर वेरिंग विद टेम्परेचर, ऑल दीज आर वेरिएबल विद टेम्परेचर। तो बॉस फिर तो मुझे अधिकार है मैं इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएट कर दूं? आपने बोल ही दिया है ना ऑल दीज आर वेरिएबल विद टेम्परेचर, तो मैं इन सबको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं। संभालना, DRS अपॉन DT, DR1 अपॉन DT प्लस DR2 अपॉन DT कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको अल्फा की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, क्या था यार वो? 1/r, क्या ये पढ़ाया था मैंने आपको? तो बेटे यहां से मैं DR/DT को क्या मैं यहां से अल्फा इंटू आर लिख दूं क्या? अजीब से क्या देख रहे हो, लिख सकता हूं ना? आ जाओ, बोलो क्या आएगा यहाँ पे? क्या अल्फा एस आर एस, दिस विल बी R1 अल्फा 1, दिस विल बी R2 अल्फा 2। आपको क्या चाहिए? अल्फा एस। अल्फा एस तैयार है बच्चों का, R1 अल्फा 1 R2 अल्फा 2 अपॉन RS, RS बोले तो क्या R1 प्लस R2। देखा, बड़े आसानी से अपना अल्फा सीरीज तैयार। ये पहला क्वेश्चन जो मैंने कराया है जेई में आया हुआ क्वेश्चन किसी टाइम पर। परेशान होना भी मैं आपको इजी कर दूंगा, लास्ट में कुछ आइडिया बताऊंगा, आपको इतना मैस नहीं करना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है? ये हो गया बच्चे क्या अल्फा सीरीज। और आइए दूसरा क्वेश्चन। बढ़े आगे बढ़े जवानों, चले। अल्फा पैरेलल, मान लीजिए मुझे कहा जाए कि भाई पैरेलल ग्रुपिंग का अल्फा लेके आए। चलो अल्फा पैरेलल, यू नो 1/r पैरेलल इज 1/r1 प्लस 1/r2। ये होता है ना पैरेलल रेजिस्टेंस। बोलिए अगेन, ये सब क्या टेम्परेचर के साथ वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो बॉस मुझे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएशन करने का अधिकार है, ठीक है? चलो वापस से डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं, विद रेस्पेक्ट टू टाइम नहीं। T4 टाइम है कि टेम्परेचर है? थोड़ा संभालना, टाइम नहीं है। -1/rp² -1/rp², और ये क्या होगा drp/dt। ये क्या होगा बेटे? -1/r1², दिस विल बी dr1/dt। दिस इज -1/r2², दिस विल बी dr2/dt। डिफरेंशिएशन आता होगा ना सब लोगों को? अजीब से देख रहे हैं कुछ लोग मेरे को। हाँ, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या करते हो बे? -1/x² dx/dt लिखते हो ना यार, वो लिख दिया मैंने। अब जरा संभालना, हाँ ये देखना, लिख दूं? देखना, -1/rp² अपनी जगह है। बोलो इसको मैं क्या लिख दूं? क्या मैं लिख दूं rp अल्फा p? आगे बढ़ो, -1/r1², इसको क्या लिख दूं? R1 अल्फा 1। शाबाश। यहाँ क्या लिखूं बेटे? -r2², यहाँ क्या लिखूं? R2 और अल्फा 2 लिख दिया मैंने। अब जरा बताइए, ये माइनस वो माइनस रहेगा कि उड़ा दें? उड़ा दें। अब जरा संभालना, यहाँ क्या बच रहा है? अल्फा p अपॉन क्या rp, इधर क्या बचेगा? सॉरी, अल्फा 1 अपॉन R1, और यहाँ क्या बचेगा बेटे? अल्फा 2 अपॉन R2, अल्फा 2 अपॉन R2 बचेगा ये। और आपको क्या चाहिए? आपको अल्फा p चाहिए, ठीक है? जरा नोटिस करिए, अल्फा p तो अपनी जगह है, rp को यार मैं ऐसा लिखूं क्या भाई? R1 R2 अपॉन, संभाल लोगे? लिख सकते हैं, इधर आना, R1 R2 LCM, यस व्हाट यू आर गेटिंग? R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा, मिल रहा है। अब जरा नोटिस करिए, R1 R2 और R2 निपट गया। अब देखो यहां से अल्फा p तैयार है, R1 अल्फा 2 प्लस R2 अल्फा 1 अपॉन R1 प्लस R2। और अब ध्यान दें, मुझे आपको मैथ्स दिखाना तो दिखा दिया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मैथ्स करना नहीं है आप लोगों को, आई थिंक याद करना चाहिए। मेरे कहने से अगर आप ये दो फॉर्मूला याद करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन इसका एडवांटेज ले पाएंगे। कैसे ले पाएंगे, मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको। यस, और आई थिंक थोड़ा सा दोनों में खेल दिख गया होगा आपको, याद करना आसान है, कुछ नोटिस हो गया होगा, एक सिमेट्री टाइप। कम ऑन, यस, अल्फा सीरीज में R1 के साथ अल्फा 1 ही है और R2 के साथ अल्फा 2, और वहां शायद उल्टा पुल्टा हो रहा है। आर भाई नीचे तो दोनों जगह R1/R2, सॉरी R1 प्लस R2 आ रहा है ना, कितना आसान है लर्न करना। नीचे तो दोनों जगह क्या आ रहा है? R1 प्लस R2, और यहाँ भी R1 प्लस R2। शायद ऊपर में थोड़ा लफड़ा चल रहा है, उधर में था R1 के साथ अल्फा 1, R2 के साथ अल्फा 2, और यहाँ पे R1 के साथ अल्फा 2। थोड़ा सा याद कर सकते हैं। और अगर याद करेंगे तो कैसे एडवांटेज ले सकते हैं उसका आता हूँ, लिख लो जो ठीक लगता है। तो आज के बाद आपको इनको एज अ फॉर्मूला याद करना चाहिए, कर लेंगे? और कर लेंगे तो इसका फायदा कैसे होगा देखते हैं। हटा दूं, अरे हटा दूं,
इसका फायदा कैसे होगा बच्चे, कई बार एग्जाम में आपसे सीधा फॉर्मूला ही पूछे, जैसे मैंने बताया ना जेई में वो अल्फा सीरीज पूछा गया था, तो अगर मुझे उसको एज अ फॉर्मूला याद है तो मैं तुरंत छाप दूंगा, टाइम बच जाएगा। फायदा कैसे ले सकते हैं, सुने आप, इसी का थर्ड पार्ट कर रहे हो सवाल का, जो कर रहा था ना अपना, ये जो थर्ड पार्ट करा रहा हूँ बेटा, ये अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, अपने नीट में इन क्वेश्चन वाज की इफ R1 बराबर R2। यस, क्या बोला मेरे से कि दोनों वायर्स का इनिशियलाइजेशन सेम है, समझ में आ जाएगा इससे, दोनों वायर का इनिशियलाइजेशन सेम है, तो मेरे से पूछा उन्होंने कि एक तो अल्फा सीरीज भी ला और अल्फा पैरेलल भी ला, ये पूछा। अब आप सोच के देखिए कि अगर मैं दोबारा कष्ट करूंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें कष्ट की जरूरत नहीं है। अल्फा सीरीज कौन, क्या फॉर्मूला था, R1 अल्फा। अगर सोचो R1 R2 दोनों को R नोट लिख दें, जरा देखना क्या आ रहा है। अरे हूं क्या कर रहे हो, आ रहा है, पता लग रहा है ऐसा आ जाएगा। R1 अल्फा वन R2 अल्फा, ऐसा करो ना, R1 R2 दोनों को R लिख दो या R नोट लिख दो, सीधा आंसर आ गया। ओके, अल्फा पैरेलल निकाल के बताओगे, कौन, अल्फा पैरेलल में भी R1 R2 दोनों को सेम रख दो, देखो क्या आ रहा है, चेक करो जल्दी से, जल्दी बोलो। चेक कर लो आराम से, ये आपके नीट का क्वेश्चन है। और सो जरा सोच के देखो कि अगर मुझे वो बेसिक फॉर्मूला याद नहीं होते आर सीरीज आर पैरेलल वाला, तो क्या कष्ट बहुत सारा हो जाता, लेकिन अभी तो कष्ट नहीं हुआ क्योंकि मैंने वो बेसिक फॉर्मूला याद किया है, तो उसमें केवल R1 R2 को प्लेस करना था ना, तो तुरंत आंसर ला सकते हैं। तो उसको लर्न करने में आपको बहुत सारी जगह एडवांटेज मिलेगा, तो मेरी सलाह है ये कि उसको याद करना चाहिए फॉर्मूला की तरह। कर लेंगे बच्चे। फोर्थ क्वेश्चन, जेई में आया हुआ क्वेश्चन, लिख दिया बच्चों ने, बढ़े आगे। फोर्थ क्वेश्चन लिखें कि इफ सीरीज रेजिस्टेंस, if series resistance is independent of temperature, independent of temperature, then condition question mark, condition question mark। yes, अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा कि दोनों का जो सीरीज रेजिस्टेंस है, कंडीशन लाना है, मतलब उसका शर्त कुछ, मैंने आपसे कहा कि दोनों का जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्या आपको पता है कि अगर कोई चीज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता तो उसका अल्फा जीरो होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट बना रहा था मैं, कम ऑन, अल्फा पॉजिटिव का अलग मीनिंग था, अल्फा नेगेटिव का अलग मीनिंग था। अल्फा जीरो का मीनिंग क्या लिखाया था मैंने, कि अगर आपकी चीज का वट एवर चीज यू आर हैविंग, जो भी चीज आपके पास है, अगर आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है वैसा, तो आपका अल्फा कितना होगा, जीरो। और अभी अभी आपने क्या बोला कि आपका सीरीज का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो मेरा मैसेज आ चुका है, अगर ऐसा है तो बोलिए कि अल्फा सीरीज मस्ट बी जीरो। और अल्फा सीरीज का फॉर्मूला क्या मेरे पास ऑलरेडी है, यस, बोलो बच्चे, R1 अल्फा वन R2 अल्फा टू अपॉन R1 प्लस R2, दैट फिगर मस्ट बी जीरो। तो अगर ये जीरो होगा तो बोलिए R1 अल्फा वन R2 अल्फा टू, दैट मस्ट बी जीरो। सो कंडीशन इन एग्जाम वाज, दिस वाज द आंसर। तो वो फॉर्मूला मुझे याद था, तो उसका एडवांटेज समझ में आया ना। अगर मुझे ये सब वो फॉर्मूला मुझे याद ही नहीं होगा तो फिर मुझे थोड़ा प्रोसेस लंबा करना पड़ेगा, ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। तो सिर्फ वो अल्फा सीरीज का फॉर्मूला याद था, लॉजिकली मुझे पता है कि भाई अगर आपका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो आपका अल्फा मस्ट बी जीरो। मैंने फट से आपका अल्फा सीरीज उठाया और जीरो मार दिया, जो भी आना था आंसर आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, एक ही सवाल में हमने तरह तरह के प्रोफाइल की, इसमें से कुछ सवाल जेई में आए हुए हैं और एक दो आपकी भी एग्जाम में आए हुए हैं, ये आ सकता है। अच्छा, पता है बातों में से बातें निकल रही, यहाँ पे नोटिस किया आपने, अगर आप कह रहे हो कि भाई साहब ये होना चाहिए, तो ये होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया, इधर का फिगर तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। आई थिंक मैचिंग होने के लिए उधर का फिगर भी पॉजिटिव आना चाहिए, और एक माइनस तो ऑलरेडी यहाँ चिपका हुआ है, तो आप समझ गए होंगे, दोनों अल्फा पॉजिटिव में तो मामला सेट नहीं होगा, दोनों अल्फा पॉजिटिव में तो मामला सेट नहीं होगा, दोनों अल्फा नेगेटिव में तो भी मामला सेट नहीं होगा। आई थिंक वन अल्फा शुड बी पॉजिटिव और दूसरा अल्फा शुड बी नेगेटिव, क्या तभी मामला सेट होगा भाई साहब, समझ में आ रहा है, यस। दोनों अल्फा पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव में तो मामला सेटल नहीं होगा। मुझे समझ में आता है ये कंडीशन सेटिस्फाई तभी होगी जब एक अल्फा तो पॉजिटिव हो जाए और दूसरा अल्फा नेगेटिव हो जाए, तभी तो सेटल होने का चांस बनेगा। और एक अल्फा पॉजिटिव हो जाए इसका मतलब एक ने कंडक्टर होना है और दूसरा सेमी कंडक्टर होना है। तो पता है, हम नहीं पूछते इतनी मैथ्स आपसे, मैं तो सिंपल क्वेश्चन मारूंगा कभी, क्या दो वायर का सीरीज ग्रुप का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है तो चार ऑप्शन, बोथ शुड बी कंडक्टर, बोथ शुड बी सेमीकंडक्टर, वन शुड बी कंडक्टर, शुड बी सेमीकंडक्टर, ये आंसर हो जाए। सुन लिया आप लोगों ने, बात वही है, बात वहां से निकल के आई है। अब इसका कहां से सेटिंग बिठाया हम लोगों ने अगर मैं कह रहा हूं कि दो तारों का जो सीरीज रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड
नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली आज मुझे पता लग गया वन वायर मस्ट बी कंडक्टर, अदर वायर मस्ट बी सेमीकंडक्टर। लिख लो चाहिए तो इसके बगल में। वैसे एक बात है ना कि वह लिख लो, मैं हल्का सा बोलता हूँ। एक बात है ना यार, अगर मुझे ये आंसर देना होता कि एक ने कंडक्टर एक ने सेमीकंडक्टर होना है, उसके लिए मुझे इस मैथ्स की जरूरत नहीं थी। कॉमन सेंस ही ऐसा लगता ना, कारण समझो ना, आर इज R1 + R2, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे आर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर दोनों आर बढ़ेंगे तो काम नहीं होगा ना, दोनों आर कम होंगे तो भी काम नहीं होगा। अबे दोनों बढ़ेंगे तो जोड़ बढ़ जाएगा ना, दोनों कम होंगे तो। आप चाहते दोनों में चेंज भी, लेकिन मामला सेटल हो जाओ, कब हो सकता है, एक बढ़े तो क्या हम जान गए एक ने कंडक्टर और एक ने सेमीकंडक्टर होना ही चाहिए। मेरी मैथ्स भी उसी बात का सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं तो चाह रहा हूं कि मैथ्स अपनी जगह यूजफुल है, आपको तो कॉमन सेंस ही पता होना चाहिए। अगर दो नंबर्स का जोड़ कांस्टेंट है, अगर दो नंबर्स का जोड़ कांस्टेंट है, तो दोनों को बढ़ाने से जोड़ कांस्टेंट नहीं रहेगा, दोनों को घटाने से भी जोड़ कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक को बढ़ाना पड़ेगा और एक को घटाना पड़ेगा, शायद तब जाके जोड़ कांस्टेंट रहेगा। क्या यही हम चाहते हैं? चलिए, था टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी के बारे में। क्वेश्चन प्रैक्टिस काफी हो गई है, अब हमें ग्राफ वगैरह की बात करनी है, अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।